अगले 2 रोज़ तक तानिया मुराद का लाउंज का मंज़र ऐसा रहा था। सिकंदर अलबत्ता दोबारा नहीं आया था, लेकिन वहाँ अब एक वाइट बोर्ड लगा था जिस पे मुख्तलिफ कागज़ चस्पा थे। दातन सोफे में धसी लैपटॉप पे लगी होती थी और तालिया वो बोर्ड के साथ खड़ी मार्कर से मुख्तलिफ कागज़ों पे सतूर अंडरलाइन किया करती थी। सिकंदर ने कहा था कि मीशा ने एक दफ़ा इसकी मदद की थी। तालिया दातन की तरह मुड़ी और चमकती आंखों से बताने लगी, मार्कर की स्याही इसके पोरों पे लगी थी। सिकंदर का एक दोस्त क्लास में बुली किया जा रहा था। मीशा ने इस मसले से निपटने के लिए इस लड़की की आउट ऑफ द वे जाके मदद की थी। इससे मीशा को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए तो मीशा के ताल्लुकात टीनेज लड़के लड़कियों से बहुत अच्छे थे। मेरा ख्याल है कि मीशा अपनी टीनेज में बुलिंग या एब्यूज़ की शिकार रही थी। रद्द-ए-अमल के तौर पे वो नौजवान के साथ ये होते नहीं देख सकती थी, इसलिए हम मीशा को बुलाने के लिए एक टीनेज नौजवान का सहारा लेंगे। कौन? दातन ने चौंके से देखा। और मीशा इसके घर क्यों आएगी? इसे इस घर आना होगा दातन। इसी घर से तो ये सब शुरू हुआ था। मार्कर का कैब बंद करते हुए बोली। इसके अंदाज में सुगवारियत थी। इसे एक पुराने शनासा को मिलने जाना था। मैं तालिया मुराद हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी कौन गेम खेलने जा रही हूँ। वन फाते कॉन्फ्रेंस रूम की सरबराही कुर्सी पर बैठा था। टाई ढीली की आस्तीन पीछे को मुड़े और वो कागज़ उठा के कुछ कह रहा था। तवील मेज़ के दोनों तरफ कतार में बैठे लोग कागज़ों के पतंदों में गर्क काम करते दिखाई दे रहे थे। मेरा रंग सफ़ेद नहीं है, मैं इतनी बेदाग और उजली रंगत की नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, मगर मेरा रंग सियाह भी नहीं है। स्टूडियो की तेज़ रोशनियों में सब्ज़ बैकड्रॉप के सामने कुर्सी पर बैठा एडम सपाट चेहरे के साथ कैमरे में देखते हुए कह रहा था कि किस तरह वनपति की गलती उनको तबाही के दाने पे ले आई थी। डायरेक्टर ने कट कहा तो कैमरा बंद हो गया। एडम ने शर्ट पे लगा माइक धीरे से उतारा और अफसोस से सर झटकते हुए मेज पर रखा एक पुराने दोस्त की तबाही पे तबसरा करना भी कितना अजीब काम था। जिंदगी में पहली दफा से अपना काम अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मेरा रंग सियाह होता तो मैं सिर्फ अपनी परवाह करती और किसी दूसरे मुल्क जाके अपनी ज़िंदगी बनाती, लेकिन मेरा रंग सियाह और सफ़ेद के दरमियान है। मालूम नहीं क्या है, लेकिन वो कुछ और है। तालिया सियाह हुडी पहने एक गली में खड़ी सर उठाई सी शनाज सागर को देख रही थी। इसके लबों की मुस्कुराहट में मलाल भी था और रंज भी। जिंदगी एक दफ़ा फिर इसको इस घर के दरवाजे पे ले आई थी। पूरे दायरे में घूमते हुए अख्तिताम हो रहा था। मुझे ये नहीं मालूम कि मैं बावन फाते को किस लिए बचाना चाहती हूँ। मैं इन्हें छोड़ के जा रही हूँ, मैं इनके साथ नहीं रह रही, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे पीछे हुए इन ख्वाबों से टूट के एक उदास जिंदगी गुजारें। अपोजिशन के 4 अरकान एक ऑफिस रूम में बैठे पुरजोश अंदाज में वो अनफाते का मुस्तकबिल डिस्कस कर रहे थे। सूफिया रहमान कमरे में दाएं से बाएं टहलती मुस्कुराते हुए डिक्टेट करवा रही थी। एक शख्स लैपटॉप पे तेज तेज टाइप करते हुए मवाख़ज़े के बल का मुसवदा तहरीर कर रहा था। बाकी अफराद सर जोड़े सरगोशियाँ कर रहे थे। ऐसे में जब हर शख्स इनका खिलाफ हो चुका है, तालिया इनका साथ नहीं छोड़ सकती। बरसों पहले तालिया ने इनसे वादा किया था कि अगर इस मुल्क में सब इनका साथ छोड़ जाए तब भी वो इनको अपना लीडर कहेगी। और तालिया मुराद को वादे निभाने आते थे। तंगू कामिल मोहम्मद के स्टडी रूम में तनाव किसी कैफियत थी, बल्कि तनाव एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। वो अपनी कुर्सी पर बैठे मेज़ पे रख के हाथ बांह पसाए तालिया मुराद को बगौर देख रहे थे, जो सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी। इसके लबों पे एक उदास मुस्कुराहट थी। मुझे वक्त देने के लिए शुक्रिया तंगू कामिल। जब सिकंदर ने कहा कि तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैं हैरान हुआ। आखिरी दफ़ा हम तब मिले थे जब तुम्हारे पीछे एडम बिन मोहम्मद जासूसी करने मेरे घर आया था। वो वाकई मुताज्जिब थे। तालिया सोगवारियत से मुस्कुराई। अफसोस के आपसे मैंने हमेशा झूठ बोले थे या बुलवाए थे। वो सियाह पहने हुए थी, इसकी गर्दन में मोतियों की लड़ी थी और लिबास बेशकीमत था, और इनके घर की मुलाजमा की तरह काम करने वाली तालिया नहीं लग रही थी। वो झूठ माजी में बहुत पीछे रह गए। फाते मेरा दोस्त था। इन गुज़रे वर्षों में मुझे सारी कहानी समझ आ गई थी। कुछ उसने बता दी थी। मेरी बीवी के ज़ेवरात कैसे नकली ज़ेवरात में तब्दील हुए, मेरे पास मेरी मुखालिफ कंपनी का लैपटॉप कैसे आया और मुझे इनका पेंटेड चोरी करके बिजनेस में कितना फ़ायदा हुआ। ये सारी कड़ियाँ मिलाना मुश्किल था। तालिया ने उदासी से इस कमरे की दीवारों को देखा। वो अब भी वैसी थी, वैसी ही बुक शेल्फ, वही लकड़ी की मेज़ और किचन से आती सूप की वही महक। क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? वो इनको देख के बोली तो वो धीरे से मुस्कुराया। कमरे में फैला तनाव थोड़ा कम हुआ। तुमने जितनी कीमत के ज़ेवरात चुराए थे इससे कहीं ज़्यादा मालियत का पेंडेंट मुझे मेरे मुखालिफ के लैपटॉप से ला कर दिया था। जो मुनाफा मेरे लालच ने दिलवाया वही कीमत ज़ेवरात से निकल गई। मुझे तुम पे गुस्सा नहीं आया था तालिया, शायद शुरू में आया हो, लेकिन फिर बाद में एक संजीदगी में बदल गया। कब? वो चौंकी।
جب میں نے دیکھا کہ لوگ تمہیں اسرا محمود کی موت کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں تب میں رنجیدہ ہوا. میں نے سوچا کہ کاش تم ویسی سوپ پارلر میں کام کرنے والی تالیہ ہوتی ہیں جو اپنے بیکار باپ کی گھر کی روزی روٹی کی ذمہ دار تھیں اور جس کا باپ اس کی شادی زبردستی طے کر رہا تھا. تالیہ نم آنکھوں سے مسکرا دی. میری کہانی اور میرا باپ اس سے بہت مختلف نہیں تھے. خیر میں جانتا تھا تم نے اسرا کا قتل نہیں کیا کیونکہ تم کسی کو اذیت نہیں دے سکتی تھی. لالچ تو ہم دونوں نے کیا تھا. اس واقعے کے چند ماہ بعد ملائیشیا میں میری شیلا کا مس کیریج ہوا. جب ہم نے اپنا بچہ کھویا تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی. اس لیے ہاں میں تم سے ناراض نہیں ہوں. عشا نے اچکا کے مسکرایا. اب بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. میں چاہتی ہوں کہ علی کامل ڈارک ویب سے ایک کانٹریکٹ تھیف کو ہائر کرے اپنی ماں کا نیکلس چرانے کے لیے. وہ چوری کے لیے اس کانٹریکٹر کو 2 دن کا وقت دے. ان 2 دنوں میں آپ اپنے گھر میں ایک پارٹی منعقد کریں گے. وہ کانٹریکٹر اسی پارٹی کے دوران نیکلس چرانے کی کوشش کرے گی مگر اس طرح میں شیلا کو خطرے میں ڈال دوں گا. وہ فکر مند ہوئے. وہ نقلی نیکلس پہن کے پارٹی میں جائیں گی. اصلی نیکلس ان کے لاکر میں ہوگا. فکر نہ کریں بات نیکلس چرانے تک نہیں آئے گی. ہم اس کانٹریکٹ تھیف کو اس سے پہلے ہی پکڑ لیں گے. پلیز یہ فاتح کے لیے ہے کامل صاحب. یہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہے. وہ مدھم سا مسکرا دی. تالی نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اب اسکرین سے دیکھ کے ان کو ہدایت دینے لگی. وہ غور سے سنتے ہوئے سر ہلا رہے تھے. ان کے کچن سے ابھی تک سوپ کی مہک آ رہی تھی جس نے ماحول کو معطر بھی کر رکھا تھا اور اداس بھی. پردھان منتری کی رہائش گاہ کا ڈرائنگ روم سنہرے رنگوں سے سجا تھا. وہاں اسٹینڈز پہ کیمرے سیٹ تھے. فلیش کی تیز روشنی سامنے رکھی 2 سنہری کرسیوں پہ پڑ رہی تھی. ایک پہ ایڈم بن محمد بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹیپ تھا جس سے پوائنٹس دیکھ کے وہ سنجیدگی سے سوال پوچھ رہا تھا. وہ سیاہ پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے آج کافی عام سے ہولی میں تھا جیسے انٹرویو اتنی جلدی میں سیٹ کیا ہو کہ اسے ڈھنگ سے تیار ہونے کا وقت نہ ملا ہو. وان فاتح اس کی نسبت انٹرویو کے لیے تیار لگتا تھا. سرمئی سوٹ میں ملبوس وہ بالکل مطمئن اور اعتماد تھا. ہلکی سی مسکراہٹ جواب دیتے ہوئے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی. پی ایم صاحب کیوں نہ ہم ان ای میلز کی بات کر لیں جو اس وقت آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہیں. فاتح کی بات ختم ہوتی ایڈم بے چینی سے پہلو بدل کے بولا. پروڈیوسر اس کے کان میں بار بار زچ ہو کے کہہ رہا تھا کہ اسے اس وقت کے ہاٹ ٹاپک پہ آنا ہے جبکہ پردھان منتری اپنی تعلیمی بل سے آگے نہیں جا رہے تھے. اب کہ اس نے دوسری دفعہ سوال کیا تو فاتح نے کندھے سے ہلکے اچکائے. ان ای میلز میں ملک کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی کوئی بات نہیں تھی. البتہ ہم اس معاملے میں تحقیق کر رہے ہیں. جو بھی نتیجہ نکلا میں اس سے آپ سب کو آگاہ کروں گا. مگر سر آپ ایک پرائیویٹ سرور استعمال کر رہے تھے جس کے بارے میں مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ فیل تھا اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اس معاملے کا قصوروار نکلا اس کو سزا دی جائے گی. اس کا لہجہ مضبوط تھا. ایڈم خاموش ہو گیا. پھر سر کو اسبات میں چنبش دی. کیا آپ سوموار کی صبح واقعی تعلیمی بل پیش کرنے جا رہے ہیں؟ بالکل. اور میں اپنی پارٹی اور اپنے اتحادیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ میرے بل کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے تو میرا نقصان نہیں کریں گے اپنے بچوں کا کریں گے. اور پھر یہ لوگ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے بلکہ اپنے بچوں کا سامنا کیسے کریں گے کہ ان کو بچے بڑے ہو کر یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسا بل جو ان کے کالج ٹیوشن کو 60% تک کم کرنے جا رہا تھا اس کا ساتھ انہوں نے کیوں نہیں دیا. وہ سنجیدگی سے کہتا جا رہا تھا. ایڈم بن محمد بور سا ہو کے اسے سنے گیا. ڈائریکٹر نے کٹ بولا اور پروگرام ختم ہوا تو فاتح کالر پر مائک لگا احتیاط سے اتارنے لگا. ایڈم نے بغور اسے دیکھتے ہوئے اپنا مائک اتارا. آپ ای میلز کے سوال سے احتساس کر رہے تھے. فاتح نے مسکرا کے کھڑے ہوتے اسے دیکھا. تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کم از کم یہ نہ کرتا. ایڈم بھی ساتھ ہی اٹھا. مائک اب دونوں سے دور تھا اور وہ کیمرہ کریو پیک اپ میں لگا تھا. ملٹری سیکرٹری اور باڈی مین فاصلے پہ کھڑے پردھان منتری کو اس اینکر سے بات کرتے دیکھ رہے تھے. اٹس ویری لونلی ایٹ دا ٹاپ ایڈم. میں جس وان فاتح کو جانتا ہوں وہ کوئی بات کے معنی نہیں کہتے. ایڈم نے سوچتے ہوئے سوال کیا. ذمہ دار ان کو سزا دلوانے سے آپ کی کیا مراد تھی؟ تمہاری تو یادداشت وہ نہیں گئی تھی. فاتح نے مسکرا کے اسے سر سے پیر تک دیکھا. ایڈم نے آنکھیں گھمائی اور برا منہ بنایا. آئی وش. پھر توقف سے بولا. ایک آخری بات. مجھے جانے کے لیے تیار تھا. رک کے اس کی بات سننے لگا. پیچھے کھڑے ملٹری سیکرٹری اور باڈی مین اب بے چینی سے اس اینکر کو گھور رہے تھے جس نے پی ایم کو روک رکھا تھا. ایڈم قدرے قریب اور آہستہ سے بولا. آپ اس کے سامنے ہار نہ مانیے گا. جیت علی اس عورت کو ڈھونڈ نکالیں گی اور وہ گواہی دے دے گی. آپ اس اسکینڈل سے بہت آرام سے بچ نکلیں گے. ایڈم وہ مسکرائے. آئی ڈونٹ نیڈ سیونگ. مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے. تو پھر آپ ان کو روک لیں. ایڈم نے آواز دھیمی کی. اس کی آنکھوں میں منت تھی. وہ اس ملک سے جانے نہ دیں. وہ یوں خوش نہیں رہیں گی. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ چتالیہ خوش رہیں. یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے.
इसे फ़ातिह की मुस्कुराहट उदास लगी थी। वो आपके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती थीं, लेकिन वो सिर्फ़ अपने पापा के ख़त की वजह से गिल्ड में चली गईं। उन्हें लगता है कि उनको मुराद राजा की बद्दुआ लग चुकी है और उन्हें खुश रहने का हक़ नहीं। कैसा ख़त? फ़ातिह के अब्रू ताज्जुब में इकट्ठे हुए। मिलिट्री सेक्रेटरी को करते हुए करीब आए, लेकिन फ़ातिह ने बिना मुड़े हाथ उठा के उसे रोका। वो वहीं रुक गया। उनको एक ख़त मिला था जॉन्कर स्ट्रीट वाले मेन हॉल से, वो इनके पापा की तरफ से, जिसमें तल्ख़ बातें लिखी गई हैं। और वो कैसे इसका यकीन कर सकती है? वाक़ई इन्हें इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। वो मुराद राजा ने सिर्फ़ उनको तकलीफ़ देने के लिए लिखी थी, और वो इस बात पे कैसे यकीन कर सकती है कि ख़त उसके बाप ने ही लिखा है? इसके लहजे की संगीनी महसूस करके एडम ठहर गया, फिर अबरूज गए। चितालिया को असल और नकल डॉक्यूमेंट की पहचान है, इस ज़माने का कागज़, मोहर, फिर इनके पापा की लिखाई। फ़ातिह ने गहरी सांस ली। एडम, हर इंसान की एक कमज़ोर कड़ी होती है जिससे उसको धोखा दिया जा सकता है। वो मध्यम आवाज़ में कहने लगा, मेरी वो कमज़ोर कड़ी तालिया थी, वरना मैं मीशा को कभी अपने घर में जगह न देता। वो मेरा ब्लाइंड स्पॉट थी। तालिया का भी एक ब्लाइंड स्पॉट है, इसका बाप, इसका माजी का गिल्ड। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई दूसरा तालिया के गिल्ड के साथ खेल नहीं रहा? एडम अपनी जगह सुन रह गया। फ़ातिह उसे सर के खम से शब्बा खैर कह के आगे बढ़ गया। इसके सरकारी मुलज़्ज़म एडम को घूरते हुए इसके पीछे लग गए। एडम जंगला में खड़ा इसकी बातों को ज़हन में प्रोसेस करता रहा। फिर तेज़ी से फ़ोन निकाला और अपने अमले को वहीं छोड़ के बाहर आया। दातन कुछ देर बाद वो परेशानी फ़ोन के कह रहा था, वो ख़त राजा मुराद ने नहीं लिखा। मुझे लगता है वो ज़ुल्कफ़ली की कोई चाल है। क्या आप किसी तरह चेतालिया की तहवील से वो ख़त चुरा सकती हैं? चोर समझ रखा है तुमने मुझे? अपनी दोस्त के यहाँ चोरी करूँगी मैं? वो आगे से बिगड़ के बोली। एडम ने फ़ोन कान से हटा के उसे घुरा और दोबारा कान पे लगाया। यानी आप इसे पहले ही चुरा चुकी हैं? दातन आगे से हँस दी। हाँ, इसका लिफ़ाफ़ा मैंने चुरा लिया है और मैं अपने एक दोस्त की लैब पे से कल रात तक दे भी आई थी। वो इस पे कुछ टेस्ट करेगा और ये बताएगा कि वो ख़त कदीम ज़माने का कागज़ है या नए ज़माने का। कब बताएगा? अब तक रिपोर्ट रेडी होगी, लेकिन मैं ताली के साथ इसके आखिरी कौन का हिस्सा हूँ। मैं तंगू कामिल के घर के बाहर कार में हूँ, ताली अंदर है, हम मीशा के ज़ाहिर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लैब का नाम और पता टेक्स्ट करो, मैं खुद वहाँ जाता हूँ। फ़िक्रमंदी से बोला, इसे इस लैब की रिपोर्ट अभी इसी वक्त चाहिए थी। अगर वो तालिया पे ये साबित कर देता कि वो ख़त ज़ुल्कफ़ली ने लिखा है, ना कि राजा मुराद ने, तो इसका गिल्ड को ख़त्म कर सकता था। वो तालिया को यकीन दिला सकता था कि इसे इसकी हैप्पी एंडिंग मिलेगी। तंगू कामिल के घर के लॉन में पार्टी का एहतमाम किया गया था। रात का अंधेरा आसमान को सियाह किए हुए था, लेकिन लॉन के दरख्तों पे लगी रोशनियों की लड़ियों ने अपने तय सियाही से लड़ने की पूरी कोशिश की थी। एक तरफ बारबेक्यू बन रहा था, दूसरी जानिब मेहमान चोलियों की सूरत हंसते मुस्कुराते गुफ्तगू में मसरूफ थे। शीला कामिल नीले गाउन में मलबूस मुस्कुरा के एक मेहमान से दूसरी की तरफ जा रही थी। इनकी गर्दन में पड़ा हीरो का नाजुक सेट चमका रहा था। गेट पे सिक्योरिटी की भारी तादाद मौजूद थी। ताली ने सिक्योरिटी अच्छी रखने को कहा था। अगर वो कमज़ोर हुई तो मीशा को शक हो जाएगा। इसे चैलेंज पसंद था। चैलेंज देख के वो खुशी से हार चुराने आएगी। वो आएगी, वो ज़रूर आएगी। ताली इस वक्त एक कमरे में बैठी थी। कमरे में अंधेरा था और वो खिड़की के साथ लगी बैठी बाहर की पुर रौनक पार्टी देख रही थी। इसने सियाह जमसूट पहन रखा था, सर पे सियाह टोपी थी और इस अंधेरे कमरे में वो खुद को भी नहीं दिखाई देती थी। आंखें बाहर लगी थी। दफतन इसने जेब में हाथ डाला और वो खत निकाला। इसका लिफाफा वो खो चुकी थी। इसे मालूम था कि इसे दातन ने चुराया होगा। खैर, इसने एक दफ़ा फिर खत पे लिखी तहरीर, वो इस तहरीर को कई दफ़ा पढ़ चुकी थी। हर दफ़ा ये एक नई तरह से हैसियत देती थी। मुराद राजा दुरुस्त कहता था, तालिया दुनिया के किसी हिस्से में भी चली जाए, इसका दिल मोहब्बत से खाली रहेगा, बिल्कुल बंजर। इसकी आंखों से एक आंसू निकला और खत टपका। जहाँ तुम्हारा बाप लिखा था वो इन अल्फाज पे गिरा और इन्हें भिगो गया। इसने उंगलियों से इन भीगे लफ्जों को छुआ। वो जैसा भी था और वो जैसी भी थी, वो बाप बेटी थी। इसने खत तय करके जेब में डाली और खिड़की से बाहर देखने लगी। इधर उधर फिरती शीला की गर्दन में नेकलेस अभी तक मौजूद था। मीशा अभी तक नहीं आई थी। ये कागज आम कागजों से मुख्तलिफ, बिल्कुल मुख्तलिफ है। अजीब बात है कि इस चीज में ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। लैब में नीली सफेद बत्तियां जली थी। एक सफेद कोट में मलबूस अधेड़ू मर आदमी एडम को बता रहा था। दोनों एक मेज की तरफ में खड़े थे, जिन पे चंद मछलियां रखी थी। चंद खत का लिफाफा भी वहीं एक ट्रे में रखा था। आजकल कागज लकड़ी के पल्प से बनाए जाते हैं, जबकि कागज लीनन रैग से बनाए गए, जैसे पुराने ज़माने के कागजात होते हैं। और ये खालिस मोम की मोहर है और ये धागा ये सिंथेटिक नहीं है। ये सब आजकल नहीं मिलता। लेकिन एडम की उम्मीद बड़ी तेजी से पूछा, लेकिन ऐसे खतूत हमेशा एंटीक होते थे, वो कई बरसों पुराने होते थे। मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये खत एज क्यों नहीं हुआ। ये नया निकोर है। एडम का जो शाख की तरह बैठ गया, ऐसे जैसे किसी ने कदीम ज़माने से इसे कुरियर किया हो और ये हमारे पास पहुंच गया हो एज हुए बगैर। बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता है, वो पुरजोश से अंदाज में बोला। एडम के चेहरे पर फैलती मायूसी छुपी न रह सकी। यानी ये कोई फॉर्जरी नहीं है, ये कदीम ज़माने का कागज़ है और उसको नए ज़माने में बनाने की कोशिश नहीं की गई। बना तो जाहिर है इसी ज़माने में है, कदीम ज़माने का होता तो कई 100 बरस पुराना होता। वटेवर, वो तो कान से बोला। वो वक्त के चक्कर इस शख्स को नहीं समझा सकता था। वैसे आपको ये कहाँ से मिला? ये अहम नहीं है, मैं चलता हूँ। एडम ने घड़ी देखी और हाथ बढ़ा के लिफाफा उठा लिया। नो नो नो, इसको हाथ न लगाओ, इसने ऐसे करंट खा के कहा कि एडम ने झटके से लिफाफा छोड़ दिया। वो नीचे जा गिरा। डॉक्टर झुका और दस्ताने वाले हाथ में ट्वीज़र पकड़े है, एहतियात से इसे उठाया और सीधा हुआ।
اس میں ایسا کیا ہے؟ وہ تعجب سے بولا۔ ڈاکٹر نے لفافہ زپ لاک میں بیگ میں ڈالا اور سنجیدہ چہروں پر اٹھایا۔ یہ زہریلا ہے۔ ایڈم محمد کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا۔ زہریلا؟ یہ کاغذ زہریلا کاغذ نہیں، اس پہ جو الفاظ لکھے ہیں پتری تاشا بنت مراد کے نام، وہ زہریلا ہے۔ میں نے اس کی روشنائی کو ٹیسٹ کیا ہے۔ روشنائی نہ صرف سینتھیٹک ہے، یعنی کسی فیکٹری میں بنی ہے، بلکہ زہریلی بھی ہے۔ اس کے اندر موجود سارا خط اسی روشنائی سے لکھا گیا ہے۔ وہ چونک گیا، دل زور سے دھڑکا۔ یہ کس قسم کا زہر ہے؟ ڈاکٹر نے جھجری سی دی۔ یہ تو ہم ابھی تک نہیں معلوم کر سکے، کبھی امکان ہے کہ کسی زہریلے پودے سے اخذ کیا ہے۔ یہ صرف گیلا ہونے پہ اثر کرتا ہے، سائنائڈ سے ملتا جلتا، لیکن سائنائڈ نہیں ہے۔ جلد کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، انگلیوں سے اندر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دل بند کر دیتا ہے۔ یہ ایک عجیب طرح کا زہر ہے جس سے پچھلے 3 برس میں 4 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ میں نے اس کے اجزاء کو پولیس ریکارڈ سے میچ کیا۔ یہ بالکل وہی زہر ہے اور یہ 4 ہلاکتیں کن کیسز میں ہوئی تھی وہ دم بخود تھا۔ چاروں دفعہ ہیرے یا قیمتی زیورات چرائے گئے تھے۔ یوں لگتا ہے اس زہر کو استعمال کرنے والا کوئی گرفتار یا چور ہے جو اپنے شکار کو ایسی طرح بیچتا ہے جو اس کے دھیرے دھیرے مار دے۔ ایڈم نے بے اختیار میز کا کونا تھاما۔ اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ آپ نے کہا یہ گیلا ہونے پہ اثر کرتا ہے؟ ہاں، سوکھے کاغذ کو چھونے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ روشنائی بھیگ جائے اور اسے ہاتھ لگا لو تو 1 سے 2 گھنٹے کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے، تکلیف دہ موت۔ وہ افسوس سے کہا تھا۔ ایڈم کو لیب کی سفید ٹیوب لائٹس اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئیں۔ کیا اس زہر کا کوئی طریق ہے؟ ابھی تک زہر کا کوئی شکار مریض بر وقت ہسپتال نہیں لا جا سکا۔ ہر دفعہ وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ وقت؟ ایڈم نے گھڑی دیکھی۔ سارے کھیل وقت کے تھے۔ وہ اگلی بات سنے بغیر بے اختیار باہر کو بھگا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا، ویسے زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ تیزی سے تالیہ کا نمبر ملا رہا تھا، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ ذوالکفلی نے تالیہ مراد سے بدلہ اس خط کے ذریعے لے لیا تھا۔ وہ بھی تک اس اندرونی کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ اندھیرا تھا اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پارٹی زور و شور سے جاری تھی۔ مدھم موسیقی پس منظر میں بج رہی تھی۔ لان کی گھاس پہ مہمان ٹولیوں کی صورت میں بکھرے تھے۔ ملازم برتن لگاتے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ ہر طرف کمکو اور پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ بغیر چیک کیے کسی مہمان کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ وہ ہر نئے مہمان پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ میشا یقیناً کسی مہمان کے روپ میں آئے گی۔ وہ جانتی تھی تالی نے پولیس یا کسی پرائیویٹ سیکورٹی کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ میشا کو شک ہو جاتا اور وہ نہ آتی۔ اس کو معلوم تھا کہ میشا کے لیے ایک وہی کافی تھی، اور تبھی اس نے وہ آواز سنی، کسی جانور کے رونے کی آواز، کسی خواب، کسی کیفیت میں۔ تالیہ نے چہرہ موڑا۔ اندھیرے کمرے کے دوسرے سرے پہ وہ کھڑا تھا، ایک سفید ہرن، اس کے ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سب آنکھیں تالیہ پہ جمی تھی۔ وہ ننھے غزال کی آنکھوں میں دیکھتی گویا مبہوت ہو گئی۔ پھر وہ پلٹ گیا۔ وہ بے خودی سے اٹھی اور اس کی جانب قدم بڑھایا، لیکن وہ دھیرے دھیرے اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ تالیہ نے پلکیں جھپکائیں، ادھر ادھر دیکھا۔ اب وہ وہاں نہیں تھا۔ کیا وہ ایسی چیزیں دیکھنے لگی تھی جن کا وجود نہیں تھا، یا اس کے خوابوں جیسا معاملہ نہ تھا؟ یہ کچھ اور تھا۔ اس کے سر میں ایک دم سے درد کی ٹیسی اٹھنے لگی۔ اس نے کنپٹی کو مسلا اور واپس کھڑکی کی طرف آئی۔ متلاشی نظروں سے مسز شیلا کو ڈھونڈا۔ وہ ایک طرف کھڑی ہنستے ہوئے کسی مہمان سے بات کریں تھی۔ اس کی گردن خالی تھی۔ تالیہ نے بے یقینی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ وہ تیزی دروازے کی سمت بھاگی، لاؤنج دوڑتے ہوئے عبور کیا، پھر لان میں آئی اور سیدھی مسز شیلا کی طرف پہنچی۔ اسے دیکھ کے وہ حیران رہ گئی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا ہوا؟ تالیہ نے اس کا بازو تھاما۔ اس نے مہمانوں سے ذرا فاصلے پہ لے گئی۔ آپ کا نیکلس کہاں ہے؟ شیلا نے فوراً گردن پہ انگلیاں پھیری، پھر سے ٹٹولا۔ گردن خالی تھی اس کی آنکھیں بے یقینی سے پہلی۔ ابھی تو میری گردن میں تھا۔ او گاڈ! اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مسز شیلا، مجھے یاد کر کے بتائیں، ابھی 2 منٹ پہلے وہ آپ کی گردن میں تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تیز سے بولی۔ میشا دور نہیں گئی ہوگی؟ ان 2 منٹ میں کوئی آپ سے ٹکرایا ہے؟ شیلا چکی۔ ہاں، وہی کوئی ویٹرس تھی۔ اس کے پاس گلاسز کی ٹوکری تھی۔ اس کے گلاس گرتے گرتے بچے، لیکن مجھے علم ہوئے بغیر کوئی میرا نیکلس کیسے اتار سکتا ہے؟ وہ کس طرف گئی ہے؟ وہ پھولتے سانسوں سے بولی۔ سر میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ شاید اس طرف۔ شیلا نے پریشانی سے ایک سمت میں اشارہ کیا۔ تالیہ نے گردن اٹھا کے دیکھا۔ وہاں باربیکیو ہو رہا تھا اور دوسرے بہت سے یونیفارم والے ملازم کھڑے کام کرتے۔ وہ تیزی سے اس طرف لپکی۔ کیا کسی نے ایک ویٹرس کو دیکھا ہے جس کے پاس گلاسز کی ٹوکری تھی؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ 2 ویٹرس نے ایک ساتھ کہا۔ کون؟ سارا؟ وہ کچن کی طرف گئی ہے۔ اس نے تالی تیزی سے اس طرف بھاگی۔ میشا اتنے لوگوں کے باعث تیزی سے نہیں بھاگی ہوگی، وہ آہستہ سے نکلی ہوگی۔ اسے معلوم تھا۔ جس لمحے وہ کچن میں پہنچی، اس نے ایک جھلک دیکھی۔ سفید اور سیاہ ویٹرس یونیفارم پینٹری کی طرف غائب ہوا تھا۔ رفتار کم تھی اور دبے قدموں چلتی پینٹری تک آئی۔ تالیہ پینٹری خالی تھی اور اسی پل عقبی دروازہ بند ہوتا دکھائی دیا۔ شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے تعاقب میں کوئی آ رہا ہے۔ تالیہ تیزی دروازے سے باہر نکلی۔ عقبی دیوار پھاند کے سیاہ سفید یونیفارم غائب ہوا تھا۔ تالیہ نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے۔ اطراف میں اندھیرا تھا، جیسے محسوس ہو رہا تھا دھند سی تھی جو چھا رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، دھند چھٹنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دیوار پہ رکھے اپنے ہاتھ دیکھے۔ اس کے ناخنوں کا رنگ بدل رہا تھا، مگر اس نے سر کو جھٹکا اور جاگر دیوار پہ رکھا۔ پوری قوت لگا کے اوپر چڑھی، پھر دوسری طرف پھانتی۔ اس کے جوتوں کی زمین پہ لگنے کی آواز دب سے آئی۔ تالیہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے کو لڑکی۔ تیلیوں کے بل خود کو گرنے سے سنبھلنا چاہا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ گلی تاریک تھی، سیدھ میں جاتی اور دائیں جانے مڑ جاتی۔ اطراف میں اونچی دیواریں تھیں اور مخالف سمت میں سڑک۔ وہاں بس ایک اسٹریٹ لائٹ تھی جس کی روشنی ناکافی تھی۔ کچرے کا ایک ڈمپسٹر تالی کے قریب رکھا تھا۔ وہ ہتھیلیوں اور گھٹنوں کے بل زمین پہ جھکی، سر تک نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اس کی حد نگاہ میں
गली का पक्का फर्श था। बदिक्कत इसने नजर जरा उठाई। गली के दूसरे सिरे पे सफेद से स्कर्ट वाली लड़की के सिया जूते रुक गए थे। फिर इसे वो जूते घूमते दिखाई दिए। वो वापस इसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो बदिक्कत जोर लगा के सीधी हुई। अब इसके घुटने जमीन पे थे और चेहरा सामने। वो देख सकती थी कि मीशा दूसरे कोने से मुड़ के वापस आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता। तालिया ने निढाल से अंदाज में पीछे को टेक लगाई। इसकी कमर कचरे के डंपस्टर से जा लगी। वो दो जानों निढाल सी बैठी नीम खुली आंखों से इस हिवड़े को देख रही जो इसकी तरफ बढ़ा था। मीशा अंधेरे में थी। चंद कदम करीब आई तो चेहरा मध्यम सी रोशनी में आया। स्ट्रीट पुल के बायस यहाँ थोड़ी बहुत रोशनी थी। ताली ने पलके झुकाई। धुंध सी धुंध थी जो हर जगह छाई जा रही थी। वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। यूं लग रहा था जैसे कोई इसका गला घोट रहा हो। ना आवाज निकलती थी ना सांस। ताली मुराद, तुम कभी हार नहीं मानती है ना? मीशा ने अफसोस से सरनफी में हिला के कहा। ताली ने हाथ उठाने चाहे लेकिन इसकी बंद मुठ्ठियां पहलू में गिरी रहीं। इसका जिस्म मफलूज हो रहा था। मीशा पंजों के पहले इसके सामने बैठी। इसने मांग निकाल के वेट्रेसेस की तरह बाल जुड़े में बांध रखे थे। वो अफसोस से तालिया को देख रही थी। तो ये सब तुमने स्टेज किया था मुझे पकड़ने के लिए? वो धीरे से बोली। मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ सका। तुम इस वक्त मुझे पकड़ने की हालत में नहीं लग रही। क्या हुआ है तुम्हें? वो गौर से पतली आंसू के इसके चेहरे को देख रही थी। ताली की नजरें मीशा के कंधों से फिसलती इसके अकब में जाकर रुकी। गली के दूसरे सिरे पे कोई था। अंधेरे में रोशनी का एक खेवला। ये जुल्कफली ने किया है ना? वो मध्यम आवाज में अफसोस से कहने लगी। वो अपना मखसूस जहर बना रहा था कुछ दिन पहले और इसे स्याही के साथ मिला रहा था। मेरा ख्याल था अपने किसी टारगेट के लिए बना रहा है, लेकिन अपनी ही स्टूडेंट के लिए। तुम मौत के करीब उतार लिया। मुझे अफसोस है, मुझे वाकई अफसोस है। इसने धीरे से ताले के साथ पड़ती मुट्ठी पे हाथ रखा। एक कॉन वुमन को दूसरी कॉन वुमन के साथ होना चाहिए इसके आखिरी वक्त में। फिर मीशा ने गर्दन उठा के अफसोस से इतराफ में देखा। एक तारीख गली में किसी कचरे के डब्बे के साथ मौत। आज तुम इस तरह मरोगी, कल मैं इस तरह मरूंगी। मेरा और तुम्हारे जैसे लोगों का यही अंजाम होता है तालिया। हमें अंधेरे निकल जाते हैं। ताले की नजरें गली के सिरे पे जमी थी। आंखों के आगे धुंध थी। उसने पलके झपकाई। धुंध हल्की हुई। बिला आखिर वो इसे नजर आने लगा। वो सफेद हिरन वो वहीं खड़ा था। अपनी बड़ी बड़ी सब्ज आंखों से उसे देख रहा था। तुम्हें अपने अंधेरे कबूल कर लेने चाहिए थे, मगर नहीं तालिया। तुम्हें रोशनी चाहिए थी, तुम्हें रंग चाहिए था, जबकि हमारा रंग सिर्फ एक होता है, अंधेरे का रंग। देखो रोशनी ने तुम्हें क्या दिया, एक अंधेर गली में गुमनाम मौत। वो पंजों के बल बैठी अफसोस से कह रही थी, मगर तालिया उसे नहीं देख रही। वो गजाल की आंखों में देख रही थी। इसके देखते ही देखते नन्हे हिरन की सब आंखें पानी से भरती गई। हिरन ने पलके झपकाई। आंसू इसके चेहरे पे लुढ़के। तालिया को अपने गाल पे गिरता गर्म कतरा महसूस हुआ था। मैं नहीं जानती ये किस चीज के आंसू हैं। मीशा ने उंगली के पोरे पे इसका गाल का कतरा उठाया। ये जुल्कफली का जहर तकलीफ देता है, मगर आई एम सॉरी, इसका दरिया किसी के पास नहीं है। सफेद हिरन अभी तक उसे देख रहा था। ताली ने देखा हिरन के होंठों से धीरे धीरे सुर्ख कतरे टपकने लगे थे। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मीशा धीमी आवाज में मलाल से कह रही। तुम्हारे मुंह से खून निकलना शुरू हो चुका है। मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकती हूँ। कहते हुए मीशा ने इसकी जैकेट की जेब में हाथ डाला और उसका मोबाइल निकाला, उसको ऑन किया। फिर तालिया के चेहरे के सामने लाके इसे अनलॉक किया। अब वो इस पर कोई नंबर मिला रही थी। तालिया अभी तक इस घायल गजाल को देख रही थी। वो इसे भीगी आंखों से देखते हुए मुड़ रहा था। इसका दिल बुरी तरह डूबा। वो इसे रोकना चाहती थी, मगर ना आवाज निकलती थी ना हरकत करते थे हाथ। मीशा फोन पे कुछ कह रही थी, लेकिन तालिया सुन नहीं पा रही थी। वो खौफ से अस्पताल को देख रही थी। वो कहाँ जा रहा था? वो तो इसका गार्डियन एंजल था, या क्या वो मौत का फरिश्ता था? वो इसे छोड़ के क्यों जा रहा था? भीगी आंखों वाला सफेद गजाल मुड़ गया। इसके मुंह से निकलने वाले खून के कतरे जमीन पे नन्हे से तालाब सूखे जमा हुए। वो मुड़ा तो ताली ने इसे पकड़ने के लिए लब खोले, लेकिन इसका जिस्म हरकत करने से इनकारी था। हिरन अब दूर जा रहा था। अंधेरी धुंध में तहलील हो रहा था। ताली ने पलके झपकानी चाहिए, लेकिन इसकी पलके भारी हो रही थी। सब खत्म हो गया था। इसकी हैप्पी एंडिंग इस धुंध में खो गई थी। बादशाह वो शहजादियों जैसी थी और इसने एक गुलाम से शादी की थी और इसे आज़ाद कर दिया था। जी तालिया, आप किताबें नहीं पढ़ती हैं, क्या तुम्हें वादा निभाना आता है? असली फौजी होना नकली शहजादी होने से बेहतर होता है। तुम मेरे साथ रहो, मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी ज़रूरत है। मैं इंसान नहीं हूँ क्या? मेरे अंदर सेल डलते हैं। मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम्हें वक्त की कैद से निकाल लाऊंगा, और वादे कभी पुराने नहीं होते। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ होती और हम इस किताब को एक साथ पढ़ सकते। मैंने आपको इतना अरसा माजी में कैसे बर्दाश्त किया था? जो तुम्हें करना आता है वो हमेशा तुम्हारी जान बचाता रहेगा। ये पहली दफ़ा नहीं है जो एक शहजादी ने एक गुस्ताख पे तशद्दुद करवाया हो। जंगल हमेशा जिंदा होता है, जंगल से जंग नहीं करते। इतने ऐज से रहने वालों का क़यामत के दिन अलग से हिसाब होगा।
कभी मुझसे मिलने आओ हालिम। जी तालिया, आप बहुत ज़हीन हैं और आप जैसे ज़हीन लोगों को जानती हैं कहाँ होना चाहिए? जेल में। दिल चाहता है जो वो चाहता है, जो तुम्हें करना आता है वो हमेशा तुम्हारी जान बचाता रहेगा। जो तुम्हें करना आता है वो हमेशा, जो तुम्हें करना। अल्फाज टूटते गए। तालिया ने धीरे से आंखें खोली। पलकें अभी भी भारी थी, लेकिन वो इनको खोल सकती थी। निगाहों के सामने सब कुछ सफ़ेद था। सफ़ेद छत, सफ़ेद पर्दे, सफ़ेद लिहाफ। जिसे ओढ़े वो लेटी थी, उसकी नज़रें अपने वजूद पे फिसली। इसके हाथ की पुछ से नालियां जुड़ी थी और इन पे सफ़ेद बैंडेज लगा था। इसने धीरे से नज़रें उठाई। धुंध गायब होने लगी। इसका दिमाग अभी तक उन्होंने था, लेकिन वो अपने साथ बैठे शख्स को पहचानती थी। तालिया। वो मुस्कुराया। इसके बेड के साथ कुर्सी पर बैठा था। इसकी तरफ से झुके मुस्कुरा के उसे जागते देख रहा था। क्या ये ख्वाब है? वो बेयकीनी से बोली। आवाज़ ऐसी थी जैसे गला खराब हो। फातिह ने नफ़ी में से लाया। तुम अस्पताल में हो और तुम ठीक हो? नहीं, कुछ गलत था। इस सारे मंजर नामे की सेंस नहीं बनती थी। इसने परेशानी से उठ के बैठना चाहा, लेकिन फातिह ने इसके कंधे पे हाथ रख के इसे रोक दिया। इसमें उठने की सकत भी नहीं थी। ये सब गैर हकीकी था। तालिया, तुम ठीक हो? मगर मीशा ने कहा था इसके जहर का कोई तरीक नहीं है। वो पल के बार बार झपकती फातिह को देख रही थी। कौन सा जहर? तुम्हें किसी जहर ने नहीं छुआ था। ये फूड पॉइजनिंग थी। तुमने कुछ गलत खा लिया था। तालिया ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। ये गलत था, सब गलत था। गैर हकीकी ख्वाब। मीशा। वो पकड़ी गई। फातिह ने इस बात में सिर लाया। सब ठीक हो चुका है, सारे मसले हल हो चुके हैं। तालिया ने दुकान से सर तकिए पे डाल दिया। इसका जहन एक दफ़ा फिर खुनूदगी में चलने लगा। मीशा ने एतराफ़ कर लिया। आपकी कुर्सी अब खतरे में नहीं है। आप अभी तक वज़ीर आज़म हैं। वो बेयकीनी से पूछ रही थी। फातिह ने फिर से सर इस बात में हिलाया। मैं प्रधानमंत्री हूँ और सब कुछ ठीक हो चुका है हमारे हक में। मैं कितनी देर सोती रही। इसने आंखें खोल के घड़ी देखनी चाहिए, लेकिन सफ़ेद कमरे में घड़ी नहीं थी। इस कमरे में वक्त का कोई हिसाब न था। आज कौन सा दिन है? इसकी पलकें भारी हो रही थी। वो बड़बड़ाई। सुबह सोमवार है ना? सोमवार को कुछ होना था। इसका जहन काम नहीं कर रहा था। कमरा खूब रोशन था, इतना सफ़ेद रोशन की आंखें चुंधिया जाती थी। सारे मंजरनामे में कुछ गलत था। हर चीज़ का ठीक हो जाना गलत था। क्या ये ख्वाब था, या वो वही देख रही थी जो वो देखना चाहती थी? तुम सो जाओ, फातिह से कह रहा था। इसने आंखें बंद कर दी। कोई से कह रहा था इसके अंदर के वो जाग जाए। इसे जागना है, कुछ गलत है, लेकिन इसकी आंखें बोझल होने लगी। जहन एक दफ़ा फिर तारीकी में डूब गया। अब की बार इसकी आंखें एक झटके से खुली। चंद लम्हे वो लेटी सांस लेती रही, फिर पलकें झपकाईं। छतवासी हुई। ये वही छत थी जो इसने पिछली दफ़ा जागने पे देखी थी, लेकिन तब वो सफ़ेद थी। अब वो मस्टर्ड रंग की थी। इसकी नज़रें नीचे फिसली। वही कमरा था, लेकिन दीवारों का रंग सुरमई था। पौधे सब्ज फूलों वाले थे। पर्दे सब फूल वाले थे। मेज़ों पे फूल रखे थे। फाइलें रखी थी। इसके हाथ से जुड़ी नालियों में सफ़ेद नहीं बल्कि रंगदार माया कतरा कतरा टपक रहा था। वो चौंक के उठी। इसकी तवानाई वापस आ चुकी थी। इधर उधर हाथ मारा। एक घंटी बज उठी। तालिया ने बटन से अपने बैट को पीछे से ऊंचा किया, फिर अपने चेहरे को छुआ। वो ठीक थी, वो हरकत कर सकती थी। इसका जिस्म अब मफलूज नहीं था, फिर भी दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला और एक नर्स अंदर दाखिल हुई। हाथ में फाइल पकड़े वो तालिया के सामने आ खड़ा हुआ और मुस्कुरा के इसे दोबारा बखैर कहा। आप जा गई? बिलाखिर वो सकते में आ गई। मैं कितनी देर से बेहोश थी। अब तो हमने दिनों का हिसाब रखना भी छोड़ दिया है। चिता लिया। ये कौन सा साल है? इसका सांस रुक गया। ये 2030 है। आप पिछले 9 साल से कोमा में थी और आज आप जागी हैं। वक्त एक लम्हे को थम गया। तालिया मुराद का सांस रुक गया। इसकी सारी हिस्सियात सुन गई। उसे लगा वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। फिर इसने बदिक्कत सांस खींची। कितने पैसे दिए हैं तुम्हें दातन ने ये मजाक करने के लिए? लकब में कहका बुलंद हुआ तो तालिया के अब्रू बिछ गए। इसने बरहमी से नर्स के पीछे से निकलती दातन को देखा। लड़की, तुम्हारे चेहरे के तासुरात रिकॉर्ड करने वाले थे। वो गर्दन पीछे फेंक के हंसती हुई आगे आई। नर्स भी चेहरा नीचे करके हंसी रोकते हुए मुड़ गई। तालिया ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूर के देखा। नॉट फनी दातन, नॉट फनी। इसने अपने दिल पे हाथ रखा जो एक लम्हे के लिए इतनी बुरी तरह डूबा था कि अभी तक इसकी धड़कन नॉर्मल नहीं हुई थी। रिलैक्स गर्ल, तुम कल रात यहाँ लाई गई थी और अभी इस बात को पूरा दिन भी नहीं गुजरा। मुझे समझ आ गया। तालिया ने पीछे को टिक लगाई और रुझे हुए अंदाज में पर्दों को दिखा। वो सफ़ेद क्यों नहीं थे? क्या फातिह मेरे साथ थे किसी वक्त? हाँ, वो सुबह तक यहीं थे, तो वो ख्वाब नहीं था, लेकिन ये कमरा सफ़ेद था। वो बड़बड़ाई। या मैं वही देख रही थी जो मैं देखना चाहती थी? तुम क्या देखना चाहती थी? मेरी हैप्पी एंडिंग जिसका रंग सफ़ेद हो? लेकिन नहीं, सब कुछ इतना सफ़ेद नहीं होता जितना मुझे दिखा था। फिर इसने सर झटका और दातन को देखा। खैर मीशा का बताओ। इसने एतराफ़ कर लिया। अब तो अपोजिशन फातिह को
इमेज नहीं करेगी ना मीशा, दातन ने इस्तेफामिया अंदाज में अबर उठाया। ये मत कहना कि अब के बार तुम्हारी याददाश्त खो गई है। वो चिढ़ गई। तालिया, मीशा कहाँ है? तुम्हें पता है? की दफा वो सांस लेना भूल गई। दातन मीशा मेरे साथ 30 तारीख गली में इसने किसी को फोन किया था। फातिह ने मुझे बताया कि वो पकड़ी गई और सब ठीक हो गया है। क्या? फातिह ने तुम्हें ये बताया या तुमने वो सुना जो तुम सुनना चाहती थी? दातन ने गहरी सांस ली और इसके साथ बेड पे बैठी। फिर इसकी नालियों में जड़ा हाथ अपने हाथों में लिया। तालिया, जब एडम वहां गया तो तुम इस गली में तना थी। वहां मीशा नहीं थी, वहां कोई भी नहीं था। नहीं। वो उलझते हुए सीधी हुई, कनपट्टी पे हाथ रखा। इसका सर फिर से दर्द करने लगा। मैं वहीं थी। इसने मिसेस शीला का नेकलेस चुराया था। वो नेकलेस पुलिस वाले को इस डम्पस्टर से मिल गया था जिसके साथ से तुम मिली थी। मगर मीशा ने मेरे फोन से किसको कॉल की थी? इसने साइड टेबल पे धरा अपना फोन उठाया और स्क्रीन खुली। वहां तमाम कॉल्स का रिकॉर्ड मौजूद था। जिस वक्त की बात वो कर रही थी इस वक्त किसी को कॉल नहीं की गई। अलबत्ता एडम की बहुत सी मिस्ड कॉल्स आई हुई थी। तालिया, मीशा वहां नहीं थी। एडम तुम्हारे लिए परेशान था क्योंकि तुम फोन नहीं उठा रही थी। वो तुम्हें लेने आया था। तुम इस गली में बेहोश मिली और तुम्हें अस्पताल ले आया। तुम्हें सदा सी फूड पॉइजनिंग हुई थी। नहीं, ये फूड पॉइजनिंग नहीं थी। कुछ गलत है। मेरी हालत ऐसे फूड पॉइजनिंग में नहीं होता। वो बेचैनी से अपने हाथ से लगी। तालिया उलट पलट के देखने लगी। फिर इसने साइड टेबल पे धरी दवाओं की ट्रे करीब करनी चाहिए तो दातन ने उसे रोक दिया। तालिया, मेरी बात सुनो। मीशा का ख्याल दिल से निकाल दो। वो गायब हो चुकी है। लेकिन अगर मीशा नहीं पकड़ी गई और उसने एतराफ नहीं किया तो फातिह का ओहदा कैसे बच गया? वो उलझते हुए कहते हुए दवाइयों को टटोल के देख रही थी। उसकी जानिब खामोशी चाहिए रही तो ताली ने चौंक के गर्दन मोड़ी। दातन की शक्ल देख के इसका दिल डूबा। आज सोमवार है। आज अपोजिशन ने उनको इमेज करना था। अगर मीशा नहीं मिली तो इसकी नजर दीवार पे लगी टीवी स्क्रीन की जानिब उठी। वो तारीख थी। मैं फातिह को नहीं बचा सकी। इसके लब बेयकीनी से फड़फड़ाए। दातन, टीवी ऑन करो। मगर तालिया, तुम अभी रेस्ट करो। मैं प्लीज टीवी ऑन करो। इसने बेचैनी से दातन का हाथ थामा। आंखों से आंसू टपकने लगे। इसने कई बरस अपने इस ख्वाब के लिए मेहनत की मगर ये सारे लोग इनके खिलाफ जमा होकर उनको हराने जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकी। दातन चुपचाप उठी और टीवी ऑन किया। स्क्रीन रोशन हुई तो सामने ही न्यूज दिखाई दे गई। पार्लियामेंट का मंजर दिखाया जा रहा था। प्रधानमंत्री अपनी डेस्क के पीछे खड़ा कुछ कह रहा था। सब खामोशी से सुन रहे थे। नीचे चलती पट्टियां बता रही थी कि प्रधानमंत्री का पेश किया गया तालीमी बिल मंजूर हो गया था और वो बिल कानून बन चुका था। इसकी तकरीब जाने कब से जारी थी। वो तकरीर कर रहा था। दालिया बिना पलके झपकाए उसे देखी गई। वो ग्रे सूट में मलबूस था। उसने बाल दाएं जानिब करके जेल से जमा रखे थे। वो हाथ में कागज का एक टुकड़ा पकड़े संजीदगी से कह रहा था और इसकी आवाज़ ईवान की ऊंची दीवारों से टकरा टकरा के पलट रही थी। जहाँ मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे मेम्बरान असम्बली ने इस बिल को मंजूर किया है और इसे कानून का हिस्सा बनाया, वहाँ मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे बहुत से मेंबर्स ने इसके खिलाफ वोट दिया है। वो माइक में कह रहा था। तालिया सांस रोके सुनी गई। क्या ये मेंबर्स अपने बच्चों का सामना नहीं करते? क्या ये अपने बच्चों को जवाबदेह नहीं है? हम इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत अपने बच्चों के लिए करते हैं। क्या हम इनकी तालीम के लिए आपस के अख्तलाफात बुला नहीं सकते? क्या अपने छोटों के लिए हम ज़रा बड़े नहीं बन सकते थे? वो बोल रहा था और सब खामोशी से सुन रहे थे। कुछ लोग लापरवाही से आपस में सरगोशियां कर रहे थे। सूफी रहमान कागजात का एक पलंदा लिए साथ बैठे शख्स के साथ सर जोड़े कुछ कह रही थी। ये फातिह की तकरीर के बाद मैचमेंट की करारदाद पेश करेगी। बैचमेंट की करारदाद पेश हो जाएगी। वो स्क्रीन को देखते हुए बड़बड़ाई। ये तैयार होके आई है। इसके पास इतने लोग होंगे जो ये करारदाद कामयाब कर सकें। लेकिन जिन लोगों ने फातिह के बिल के हक में वोट दिया है वही लोग बैचमेंट के हक में वोट करेंगे क्या? एक ही वक्त में ऐसे लोग फातिह के हक और फातिह के खिलाफ क्यों वोट करेंगे? क्योंकि तालीम बिल ओपन बेल्ट के तौर पे पेश हुआ था। इखलाकी मजबूरी आड़े आ गई। वो स्क्रीन को देखते हुए कह रही थी और इन लोगों को दुनिया दिखाने को बिल के हक में वोट देना पड़ा। इम्पीचमेंट का वोट सीक्रेट बेल्ट से होगा। जिसकी जहां वफादारी होगी वो वहीं वोट देगा। मगर चुप करो, मुझे सुनने दो। स्क्रीन पे नजर आता फातिह कह रहा था और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोगों ने तालीमी बिल के हक में वोट सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि इन्हें यकीन है कि वो उन फातिह की वजारत उस्मा महफूज है। वो रुका। अब के हर शख्स चौंक के उसे ध्यान से सुनने लगा। फातिह ने गहरी सांस अंदर खींच ली। चंद दिन पहले मेरी ईमेल लीक्स वाला मामला सामने आया था। बहुत सी सरगोशियां बुलंद हुई। ये पहली दफा था जब पौन फातिह बिना सवाल के इस बात का जिक्र करा था। मैंने इस वक्त ये कहा था कि जो भी जिम्मेदार हुआ उसको सजा दी जाएगी। इस मामले की तहकीकात करवाई जाएंगी और हमने ऐसा ही किया। हमने इसकी पूरी तहकीक करवाई और इसमें साबित हुआ ये तकरीर आसान नहीं थी। साबित हुआ कि इन ईमेल लीक्स का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पौन फातिह था। ताली ने नालिया जुड़ा हाथ लबों पे रख लिया। ये मेरी गलती थी, मेरी लापरवाही थी, मेरी गैर जिम्मेदाराना हरकत थी कि मैं एक प्राइवेट सर्वर इस्तेमाल करता रहा जबकि मुझे ये ईमेल्स हुकूमती सर्वर पे करनी चाहिए थी। इसे मेरी लापरवाही कहीं या टेक्नोलॉजी से नाबलद होना। लेकिन इस सारे मामले में अगर किसी का कसूर है तो वो मेरा है। हॉल को सांप सूंघ चुका था। सूफिया रहमान ने धीरे से कागजों का पलंदा मेज पे रख दिया। सबकी गर्दनें उसकी तरफ मुड़े उसे बोलते सुन रहे थे। और जनाब स्पीकर,
ہم انسانوں کی خامی یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ غلطی کی ذمہ داری لینا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں سچے ہوتے ہیں۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں۔ میں چاہتا تو کسی بھی ٹیکنالوجی کے پیچھے چھپ سکتا تھا، کوئی قانونی شیک، کوئی دھوکہ، کسی اور پہ الزام، کچھ بھی مجھے بچا سکتا تھا۔ فاتح کو بولتے دیکھتی اس کی آنکھیں ڈبی باسی گئی۔ لیکن اگر میں ایسا کرتا تو یہ میں نہ ہوتا، یہ وان فاتح نہ ہوتا۔ وان فاتح ایسا نہیں ہے، وان فاتح کو یہ عہدہ عزیز ہے، لیکن وہ اس عہدے کے لیے لڑتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے سچ بولنا کتنا اہم ہے۔ اتنے عرصے اس نے ایمانداری سے کام اس لیے کیا تاکہ دوسروں کو انسپائر کر سکے۔ ہمیں کسی کون گیم، کسی ٹیکنالوجی، کسی قانونی شک کے پیچھے چھپ کے خود کو بچانے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر ہمیں سچ بولنا آتا ہو، صرف سچ ہمیں آزاد کر سکتا ہے اور صرف سچ ہمیں بچا سکتا ہے۔ وہ نام آنکھوں سے مسکرا دی۔ اسپتال کے اس کمرے میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی تھی۔ فاتح کی آواز کے سوا وہاں کوئی آواز نہ تھی۔ تالیہ کی سانس لینے کی بھی ہمت نہیں۔ میں اپنے آپ کو ایک بہت اچھا پردھان منتری تصور کرتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلے کیے۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لوگوں کو اس بات نے دکھ پہنچایا ہے کہ ان کے پردھان منتری کی معمولی غفلت ان کے لیے ہزیمت کا باعث بنی ہے۔ یہ میری غلطی ہے اور میں اس غلطی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اس لیے میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں اس کرسی سے سبکدوش ہو جاؤں۔ اس کو معلوم تھا وہ کیا کہنے جا رہا ہے۔ وہ اس کے الفاظ اس کے ذہن سے پڑھ سکتی تھی۔ اسے اسی دن کا ڈر تھا، لیکن جب یہ دن آیا تو وہ غمزدہ نہیں تھی، کم از کم اتنی نہیں جتنا اسے خوف تھا۔ میں وان فاتح بن رامزل ملیشیا کے پردھان منتری کی حیثیت سے اخلاقی وجوہات پہ استعفیٰ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پرنٹ شدہ کاغذ اٹھایا، اپنے کرسی کے پیچھے سے نکلا۔ ممبران پارلیمان ایک دوسرے کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ کسی نے زبان دانتوں تلے دے ڈالی، کسی نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا دیا۔ وہ اب ڈیسک کے عقب سے نکل کے روش پہ چلتا اسپیکر کے ڈیسک کی طرف جا رہا تھا۔ اوپر گیلری میں بیٹھے افراد اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنے نشست سے اسپیکر کی کرسی تک کی واک بہت طویل تھی۔ اس واک کو عبور کرنے کی ہمت کرنا آسان نہ تھا۔ وان فاتح متوازن قدم اٹھاتا اسپیکر کے چبوترے تک آیا۔ اس کے چہرے پہ ایک مغموم مسکراہٹ تھی۔ اس نے کاغذ اسپیکر کو دیا تو اسپیکر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ فاتح واپس پلٹ گیا۔ گیلری میں موجود افراد تالیاں بجانے لگے۔ کسی ایک نے پہلی تالی پیچھے، وہ تالیاں جنگل کی آگ کی طرف پوری گیلری میں پھیل گئی۔ فاتح اس مغموم مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ڈیسک تک واپس آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کے تالیاں بجاتے لوگوں کو ہلکا سا لہرایا۔ اس روش کی طرف بڑھ گیا جو خارجی دروازے کی سمت جاتی تھی۔ ممبران پارلیمان بے اختیاری سے ڈیسک بجانے لگے، لیکن ان کے ڈیسک کا شور کم تھا۔ گیلری میں بیٹھے عوام کی تالیاں ان پہ حاوی ہو گئیں۔ وہ اپنے اوپر لگے سارے داغ ایک اخلاقی جرات سے دھو چکا تھا۔ لوگ کھڑے ہوئے اسی طرح تالیاں بجاتے رہے۔ کسی آنکھ میں آنسو تھے، کسی لب پہ مغموم مسکراہٹ تھی، کوئی پریشان تھا، کوئی اندر سے خوش تھا، لیکن ان سب تاثرات اور جذبات پہ تالیوں کی گونج حاوی ہو گئی، یہاں تک کہ وان فاتح پارلیمان کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ سیف رحمان نے آہستہ سے کاغذ طے کر کے ایک فائل میں رکھ دیا۔ وہ مسکرا کے اپنے ہیرو جڑی انگوٹھی پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے گروہ کے ایک دوسرے کی طرف جھکے سر واپس سیدھے ہو گئے۔ اسکرین کو دیکھتی تالیاں نم آنکھوں سے مسکرائی۔ یہ لوگ وان فاتح کو کیا نکالیں گے؟ وہ خود انہیں اپنی زندگیوں سے نکال کے جا رہے ہیں۔ آنسو اس کے گال پہ پھسل رہے تھے۔ وہ اتنی غمزدہ نہیں تھی جتنا اس کو خوف تھا۔ سری پردھانا کی دیواریں اس سحپیر مغموم سی خاموشی میں ڈوبی تھی۔ پردھان منتری کے آفس کے باہر موجود اسٹافرز ڈھیلے ڈھالے انداز میں اپنے کام نپٹا رہے تھے۔ بار بار نگاہیں اس پاور آفس کے دروازوں کی طرف بلند ہوتی جہاں وان فاتح کچھ دیر پہلے اندر گیا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ وہ اسے اپنے آفس میں آخری دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ عجیب غیر یقینی صورتحال بن چکی تھی۔ آفس کے اندر فاتح اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا۔ میز پہ ایک باکس کھلا رکھا تھا جس میں وہ اپنی چیزیں ڈال رہا تھا۔ آریانہ کی تصویر کا فریم، جولیان اور سکندر کے فریم، اپنی بلیک پین، ایک ننھا سا پودا، اپنے چائے کا مگ، سامنے کھڑا شاہدان اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ داتو سری، ہم آپ کو بہت مس کریں گے۔ فاتح نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، مسکرایا، پھر سر نیچے کر کے اپنا کام کرنے لگا۔ ٹویٹر پہ لوگ ابھی سے ٹرینڈز ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وان فاتح اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، اور آپ نے شاہدان نے ایک نظر میز پہ رکھ کے دوسرے استعفیٰ کو دیکھا۔ آپ نے پارٹی کی رکنیت تک سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ میرے سیاست کرنے کے دن ختم ہو چکے ہیں شاہدان۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اندر رکھتے ہوئے بولا، میں نے اس کرسی پہ کئی سال حکومت کی اور یہ جان لیا کہ یہ مجھے خوشیاں نہیں دے سکتی، لیکن آپ اس کرسی پہ رہ کے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ اپنے ملک کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے اس کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں ایک عمر بیت گئی ہے۔ میں اس کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ مڑا اور پیچھے بنے کیبنٹ تک گیا، پھر سیاہ کور والی فائلز کا پلندہ اٹھایا۔ شاہدان تیزی سے آگے بڑھا اور جلدی سے باقی فائلز اٹھائیں، پھر دونوں نے ان کو باکس میں ڈالا۔ اب آپ پردھان منتری نہیں رہے، ان فائلز کا کیا کریں گے؟ میں اب بھی ایک وکیل ہوں اور مجھے کوئی چیز اتنی خوشی نہیں دے سکتی جتنی ایک بے گناہ قیدیوں کی رہائی دے گی۔ یہ کرسی بھی نہیں۔ آپ ان کیسز پہ کام کریں گے؟ شاہدان نے خوشگوار حیرت سے دیکھا۔ فاتح نے ڈبہ بند کرتے ہوئے مسکرا کے اس بات میں سے دلایا، استعفیٰ دینے سے پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک NGO بناؤں گا جس کے ذریعے میں ان بے گناہ لوگوں کو انصاف دلواؤں گا۔ میرے پاس پیسہ بھی ہے اور تعلقات بھی۔ مجھے امید ہے کہ میں اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے نیک نیت لوگ چاہیے جو میرے ساتھ چلے۔
وہ ढक्कन बंद करके रुका और कुछ सोचते हुए शायदन को देखा। तुमने ये फाइल्स इकट्ठी की थी, तुमसे ज्यादा इन लोगों का गम किसी को नहीं। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो, मेरे इस काम का हिस्सा बन सकते हो। शायदान चंद लम्हे कुछ बोल ना सका, फिर हिचकिचाया। क्या मैं सोचने का वक्त ले सकता हूँ? फातिह ने इस्पात में सिर हिलाया और डब्बा उठाया आगे बढ़ गया। जिस वक्त वो बाहर खड़ी अपनी कार में बैठ रहा था, शायदान तेजी से भागता इसके पास आया। फातिह दरवाजा बंद कर चुका था। इसे आते देख के खिड़की का शीशे नीचे गिराया, फिर मुस्कुरा के सवाली नजरों से उसे देखा। तुमने शायद फैसला कर लिया है। शायदान ने आहिस्ता से इस्पात में सर हिलाया। दातु सरी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप इन केसेस पे काम कर रहे हैं और मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, लेकिन शायदान ने गर्दन मोड़ के अपने पीछे खड़ी श्री प्रधाना की पुरशिकवा इमारत को बेचारगी से देखा। लेकिन हुकूमती ओहदा छोड़ना आसान नहीं होता। फातिह ने गहरी सांस ली। मैं समझ सकता हूँ शायदान, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही फैसला करता। सॉरी दातु सरी, शाहिदान ने बेचारगी से शाने उचकाए। लेकिन ये जॉब और अगले वजीर आजम के साथ काम करने का मौका, इसे छोड़ना नामुमकिन है। फातिह ने मुस्कुरा के सर को जुम्बिश दी और शीशा ऊपर कर लिया। इसकी कार आगे बढ़ गई। श्री प्रधाना के तमाम मुलाजमीन अपनी अपनी खिड़कियों से प्रधानमंत्री को रुखसत होते देख रहे थे। गेट पे मौजूद अहलकार सलूट कर रहे थे, कोई सीने पे हाथ रख के ताज़ीम पेश कर रहा था। वो कौमी मेक और मॉडल की बनी कार में बिलाखिर 6 बरस बाद इस महल से रुखसत हो चुका था। अस्पताल का कमरा मुख्तलिफ रंगों का इम्तिजाज लिए बाहर से आती रोशनी से मुनव्वर था। टीवी स्क्रीन पे एक ही खबर बार बार दिखाई जा रही थी। अब तो न्यूज़ कास्टर की आवाज़ से उकता के ताली ने स्क्रीन म्यूट कर दी थी। खुद वो बेड पे उठ के बैठी थी। बेड के साथ जुड़ी ट्रे सामने सेट कर रखी थी, जिस पे खाने के बर्तन सजे थे। वो अभी तक अस्पताल के ग्राउंड में मलबूस थी। खुले बाल कानों के पीछे उड़स रखे थे और चेहरा कमजोर वीरान सा लगता था। वो बेतवज्जी से सूप के चम्मच भर के पी रही थी। दीवार के साथ एडम खड़ा था, सीने पे बाजू लपेटे, दीवार से ठीक लगाए। वो गर्दन मोड़े स्क्रीन को देख रहा था। इस्तीफा देने के अलावा भी इस मसले का हल निकाला जा सकता था। वो अफसोस से बोला तो ताली ने नजर उठा के उसे देखा। वो वॉन फातिह हैं। उनका ज़मीर ऐसे मुतमईन ना होता, मगर उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। वो महज एक गलती थी। अगर मैं इनकी जगह होता तो ऐसा ना करता, इससे ज़्यादा अच्छा हल निकालता। चलो कम से कम अब सारे मुल्क के एंकर सर वक्त ये तो नहीं कहेंगे कि अगर मैं उनकी जगह होता तो ये करता। तलखी से मुस्कुराई। उन्होंने खुद को हर चीज़ से आज़ाद कर लिया है। एडम ने चेहरा मोड़ के ताली को गौर से देखा। आपको अफसोस नहीं है कि उन्होंने खुद को अपने ख्वाब से दूर कर लिया? वॉन फातिह कभी भी लाउंज लिजर्ड बन के नहीं रह सकते। वो एक ख्वाब से दस्तबरदार होकर दूसरे के लिए जद्दोजहद शुरू कर देंगे। मैं उनको जानती हूँ। फिर इसने प्याला पर धकेला और सोचती नजरों से एडम को देखा। जब तुम मेरे पास इस तारीख गली में आए थे तो क्या मीशा वहां नहीं थी? मीशा से ऑब्सेस्ड होना छोड़ दीजिए। वो ना इस गली में थी, ना ही शायद इस मुल्क में होगी। वो सब आपकी हेलुसिनेशन थी। जब मैं वहां आया तो आप तना थी और खुद से बोल रही थी और आप बार बार गली के सिरे को देखती थी, जैसे वहां आपको कोई और नजर आ रहा था। ताली ने उलझ के कनपट्टी को छुआ। मगर मैं कैसे बच गई? मुझे तो जुल्कफली ने जहर दिया था। आपको किसी ने जहर नहीं दिया था। कचरे की गेंद से किसी गली सड़ी चीज के पोम उठ रहे थे, शायद इसी से आपकी तबीयत खराब हुई, या शायद कोई गलत चीज खाने से फूड पॉइजनिंग। तो वो जुल्कफली का जादू नहीं था। इसने तकिए से सर टिकाया और आंखें मूंद ली। नहीं चेतालिया, वो कोई जादू नहीं था। और वो खत वो बेशक जुल्कफली ने लिखा था, लेकिन इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्या मीशा पकड़ी गई कहीं और से? वो बंद आंखों से बोली, नहीं, हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत है भी नहीं। इसकी तलाश करवाना वन फतेह को बेइज्जत करने वाली बात है। और अब वैसे भी वो प्रधानमंत्री नहीं रहे तो ये केस ठप हो जाएगा और मीशा कभी पकड़ी नहीं जाएगी। वो आंखें मूंदे बड़बड़ाई। और खुदा करे वो मेरे ख्वाबों और तखय्युल में आना भी छोड़ दे। मीशा को भूल जाए। कुछ मुजरिम कभी नहीं पकड़े जा सकते। जब इसका वक्त आएगा वो हिसाब देगी। क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया कि वक्त के इंतकाम बेहतरीन होते हैं? तालिया खामोश रही। उसे लगा जैसे वो सो गई थी। चले अब आप आराम करें, मैं चलता हूँ। एडम ने सीने पे बंदे बाजू खोले और एक अफसोस भरी नजर स्क्रीन पे डाली और सरनफी में हिलाया। मैं इनकी जगह होता तो ऐसा ना करता। फिर दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई। ताली ने आंखें नहीं खोली। इसकी बसारत के पर्दे पे एक मंजर उभर रहा था। दवाइयों का असर जैसे जैसे कम होता जा रहा था, वैसे वैसे वो मंजर साफ हो रहा था। धुंध छट रही थी। वो कूड़े के डंपस्टर के साथ दोजानू बैठी थी। इसका जिस्म मफलूज हो रहा था। आंखें दूर गली के सिरे पे जमी थी, जहाँ एक सफेद हिरन खड़ा इसे देख रहा था। मीशा इसके सामने पंजों के बल बैठी थी। फिर इसने तालिया की आंखों के सामने हाथ हिलाया। तालिया की पलकों में जुम्बिश न हुई। मीशा ने धीरे से इसकी जैकेट में की जेब में हाथ डाला और उसका फोन निकाला। स्क्रीन रोशन थी। शायद फोन कब से बज रहा था। इसने इसे अनलॉक करके कान से लगाया। तारीकी और सन्नाटे में वो फोन से आती मध्यम आवाज सी सुन सकती थी। तालिया, वो खत वो जहरीला है, इसे आपके पापा ने नहीं लिखा। कांपती कांपती आवाज मैडम की थी। मुझे पता है एडम डियर, मीशा सर्द लहजे में कहते हुए थी, लेकिन आपको देर हो चुकी। तालिया पे जहर का असर कर चुका है।
वो बात करते हुए उठी और चंद कदम के फासले पे जा खड़ी हुई। उसकी तालिया की तरफ पुछती फोन से आवाज रुक गई और सिर्फ मीशा की आवाज सुन सकती थी वो। मैं तालिया के साथ हूँ, मिसेज शीला कामिल के घर की पिछली गली में एक डंपस्टर के साथ हूँ। अच्छा। वो रुक के सुनती रही। ताले की नजरें हिरन पे जमी थी। वो अब पलट रहा था। जुल्कफली के जहर का तरिया किसी के पास नहीं है सिवाय जुल्कफली के। जाहिर है मैं इसे ला सकती हूँ। मैं चोरी करना जानती हूँ। वो सर से हंसी। खैर, अगर आपको तरियाक चाहिए तो वॉन फक्त से कहें कि मेरा केस बंद कर दें, मेरी फाइल क्लोज कर दी जाए। कोई मुझे तलाश नहीं करेगा। मुझे आज़ादी से रहने दें। ना आप मेरे रास्ते में आए ना मैं आपके। आप तालिया को अस्पताल लेकर जाएं। आपको आपका तरियाक मैं पहुंचा दूंगी। मैंने कहा ना, मैं पहुंचा दूंगी, लेकिन मेरी और आपकी डील खुफिया रहेगी। हिरन अब पलट चुका था। स्याही में इसकी सफेदी गायब हो चुकी थी। तालिया की आंखें बंद हो चुकी थी। पलकों की जरा सी झिरी से वो देख सकती थी कि मीशा झुक के इसकी जेब में फोन डाल रही थी। पलके बंद होने से पहले इसने देखा, वो अब गली की दूसरी सिम में जा रही थी। वहां अभी सफेद हिरन गायब हुआ था। इसे पीछे गली में एक बहुत साथ लोगों की आवाजें आई। दरवाजे खुले। कोई इसे पुकारा था। पुलिस के जूतों की आवाज, एम्बुलेंस के सायरन, एडम की आवाज। लेकिन इसकी आंखें बंद हो चुकी थी। तालिया ने आंखें खोली। वो अब कमरे में अकेली थी। बिलाखिर ख्वाब और हकीकत में फर्क करना उसे आ गया था। तालिया मुराद का अपार्टमेंट आज 2 दिन बाद आबाद। लिविंग रूम की बत्तियां रोशन थी। वेस्ट मेज पे टोकरी में इसका पासपोर्ट और टिकट की कॉपी रखी थी। साथ चाय का भरा हुआ मग पड़ा था। वो सियाह और सफेद लंबे फ्रॉक में मलबूस थी। बालों की छोटी सी फ्रेंच चुटी बना रखी थी। चेहरे पहले की निस्बत बेहतर लग रहा था। वो सोफे पे बैठी उदास मुस्कुराहट से इस पासपोर्ट और टिकट को देख रही थी। फ्लाइट कल रात की थी। इसने एडम और दातन को परसों का वक्त बताया था। वो इनको दुरुस्त वक्त नहीं बताना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसके पीछे आए। वो लोग अगर इसके पीठ पीछे मीशा से डील कर सकते थे तो वो भी अपने फैसले तन्हा कर सकती थी। दरवाजे पे घंटी हुई तो वो चौंकी। कलाई पे बंदी घड़ी देखी। इस वक्त कौन? उठ के दरवाजे तक आई। फिर मैजिक आई से बाहर जाकर फिर गहरी सांस लेकर पीछे हुई और दरवाजा खोला। सामने फतेह खड़ा था। सफेद शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस, जेबों में हाथ डाले। वो मुस्कुरा के उसे देख रहा था। कैसी हो? आप कैसे हैं दातू सरी? फिर रुकी। अब तो आपको दातू सरी नहीं कहना पड़ेगा ना। जब मैंने आखिरी दफा चेक किया था तो मैं इस मुल्क का वजीर आजम नहीं था। वो खुद ही आगे बढ़ा। इसे पीछे होना पड़ा। अंदर आके वो ताराना निगाहों से गर्दन घुमा के तरफ का जायजा लेने लगा। और जब मैंने आखिरी दफा चेक किया था तो तुम बहुत अमीर थी। फिर इतना छोटा और आराम सा फ्लैट लिविंग रूम के बस में खड़े फाते ने हैरत से उसे देखा। स्याह सफेद फ्रॉक वाली लड़की मुस्कुरा के कंधे उचकाते हुए सामने आई। आलिम को ऊंचे घरों में अब रहने का शौक नहीं रहा। वैसे भी ये एक आर्जी ठिकाना था। फिर किचन काउंटर पे से चली गई। चाय पियेंगे? मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि जो लोग चाय को इनकार करते हैं इनसे दोस्ती नहीं रखनी चाहिए। मैं मुस्कुरा के कहता हुआ आ गया है और बड़े सोफे पे बैठा, टांग पे टांग जमाई और पूरी तवज्जो से उसे देखने लगा जो किचन में काम कर रही थी। मीशा का कुछ नहीं पता चला। फाते की तरफ खुशकी वो केतली में चाय का पानी रखते हुए बोली, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ इसलिए मुझे कुछ इल्म नहीं। वो बाजारी लाइल्मी से बोला। तालिया मुस्कुरा के रह गई। कुछ बातों का अनकहा रह जाना ही अच्छा होता है। क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं फाते, मैं आपसे शायद पहले भी नाराज नहीं थी। वो सिर्फ वक्त हो सकता। अब तो याद भी नहीं कि किस बात में था। वो सर झटक के अब मग निकाल रही थी। उबलते पत्तों की महक सारे में फैल गई थी। तो फिर जा क्यों रही हो? इसका अंदाज ऐसा था कि तालिया के काम करते हाथ रुक गए। हलक में एक गोला सा अटकने लगा। फिर इसने थूक निकला। आंसू भी निकल लिए और केतली उठा के उसे मग में उंडेलने लगी। क्योंकि मुझे इस मुल्क में नहीं रहना अब। सुनहरी धार अब मग में गिर रही थी। इससे भाप उड़ाती खुशबू ऊपर उठ रही थी। कनखियों से इसने देखा वो टोकरी में रखे इसके कागज देख रहा था। या शायद तुम चुनाव नहीं कर पा रही? मैंने चुनाव कर लिया है। वो मग ट्रे में लिए सामने आई और उन्हें मेज पे रखा। फिर फाते के मुकाबले सोफे पे बैठी। वो नॉर्मल लग रही थी, ना परेशान ना उदास। दोनों के दरमियान अब एक मेज हायल थी और 2 चाय के मग। मैं जानती हूँ कि आप मुझे रोकने आए हैं। ये भी जानती हूँ कि आपने अपनी कुर्सी बचाने के बजाय मुझे बचाने का इंतखाब किया है। लेकिन मैंने वो कागज आपको इसलिए दिए थे ताकि आप इन्हें साइन करके हमारे दरमियान से मजबूरी का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। आप और मैं कभी भी साथ नहीं चल सकते। हम 2 बहुत मुख्तलिफ लोग हैं। मैं आपकी तरह सफ़ेद नहीं हूँ, मैं सियाह भी नहीं हूँ। मैं इसके दरमियान कुछ हूँ। मुझे अपने आप को ढूंढना है। आप भले इस कागज़ पे साइन करें या ना करें, आप मुझे जाने से ना रोकें। आप तालिया को तालिया की तलाश के सफ़र में जाने दें। क्या तुमने अभी तक खुद को तलाश नहीं किया? वो इसे देखते हुए नरमी से बोला। चाय के मग हनूज अनछुए रखे थे। ये का ज़हन भटका। इससे सब सांखों वाला सफ़ेद हिरन याद आया। नहीं, मैं अभी तक खुद को नहीं जान पाई। मैं एक पेचीदा इंसान हूँ फाते, बहुत पेचीदा। मुझे एक लंबा अरसे के लिए इस सबसे दूर जाके खुद को समझना है। और तुम कहाँ जाओगे? मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ तहजीबों के दरमियान, माजी की यादों और हाल के लोगों के दरमियान मुझे वक्त गुजारना है। मुझे ये दुनिया बहुत मुश्किल से वापस मिली है। हमारी ये दुनिया जादुई दुनिया से है फाते। मैं इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ।
میں ایک بیک پیک کے ساتھ کچھ بھی جمع کرنے کی تمنا کی بغیر پہاڑوں پر چڑھنا چاہتی ہوں، سمندروں کا سفر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی۔ اور کیا ہے جو تم نہیں کرنا چاہتی؟ یہ کون گیمز، یہ ناٹک، یہ حالم والے کام؟ میں ان سب سے دور جانا چاہتی ہوں۔ میں اسپین کے کسی کیفے میں سوپ بنانا چاہتی ہوں۔ میں پراگ کے کسی قلعے کے سامنے پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں۔ میں آپ کے کسی سفر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ مجھے ابھی چند سال اپنی تلاش کے سفر پہ نکلنا ہے تالیہ۔ وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں تھا، یعنی وہ جو تم نے میشا کے متعلق کہا، تم کھل کے کہتی تو میں مان جاتا، مگر اس وقت ماحول کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ ہمارے درمیان تلخی در آئی، ورنہ میرے جاتے ہی آپ نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو میشا کو چیک کرنے کا کہا ہوگا۔ مجھے بعد میں اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرائی۔ میں نے کہا نا، اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ ہم کیوں لڑتے۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے اور یہ کہ تم میرے پاس رہو، کیا تم رک جاؤ گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ اس کا دل کمزور پڑنے لگا، لیکن نہیں، آج اسے مضبوط رہنا تھا۔ آپ یہ نہ کہیں، میں رکنا نہیں چاہتی۔ فاتح نے شکست خوردہ انداز میں گہری سانس لی۔ کیا تم کبھی واپس آؤ گی؟ میں نہیں جانتی فاتح، لیکن میں آپ کا پوسٹ کارڈز بھیجا کروں گی۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ اور تم اس پوسٹ کارڈز پہ واپسی کا پتہ تحریر نہیں کیا کرو گی؟ میں سمجھ گیا۔ اس نے جھک کے مگ اٹھایا اور واپس پیچھے ہوتے ہوئے گھٹ بھرا۔ چائے قدرے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اب وہ کاغذ سائن کریں یا نہ کریں، اب مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تالیہ کی زندگی میں اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے شانے اچکائے اور اپنا کپ اٹھایا۔ اس کی چائے گرم تھی یا شاید ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ تمہیں مجھ سے ہمیشہ یہ گلہ ہوتا تھا کہ میں تمہیں بچانے نہیں آتا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے لگی، لیکن فاتح نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اور مجھے خود سے یہ گلہ ہے کہ فاتح نے پچھلے 6 سال سے، بلکہ پچھلے 6 صدیوں سے تالیہ مراد کو بچانے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ تالیہ نے پلکیں جھکا دی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں ایسا کہنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی میں آپ کا چناؤ نہیں کر سکی۔ ہم دو مختلف لوگ ہیں، ہم کبھی بھی ساتھ خوش نہیں رہ سکیں گے۔ کیا تم کوشش بھی نہیں کرنا چاہو گی؟ تالیہ نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھ سکیں کہ تم میری زندگی کی سب سے اہم انسان ہو تالیہ؟ وہ کہہ رہا تھا، وہ اس کے اندر کچھ موم کی طرح پگھلنے لگا تھا۔ نہیں، اسے پگھلنا نہیں تھا، ورنہ وہ کبھی خود کو اس ملک سے آزاد نہیں کر سکے گی۔ اسے یہاں سے دور جانا تھا، بہت دور۔ وہ دل میں سوچے جا رہی تھی، تم سوچتی ہو کہ میری زندگی میں تمہاری جگہ ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں ابھی تک علم نہیں ہو سکا کہ میری زندگی ایک لمبے عرصے سے صرف تمہارے گرد گھوم رہی ہے؟ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو، چیز تمہارے متعلق ہوتی ہے، ہر چیز، ہر قدم، ہر کام۔ چاہے فاتح کو یاد تھا یا وہ بھول گیا تھا، فاتح رامزل کی زندگی تالیہ مراد کے گرد گھومنے لگی تھی۔ کیا تالیہ مراد کو بھول گیا ہے کہ فاتح اس کے پیچھے اس دوسری دنیا تک گیا تھا؟ مگر پھر ہمارے درمیان 6 سال آ گئے۔ وہ زخمی سے مسکرائی اور تالیہ کو بھول گیا کہ فاتح نے 6 سال پہلے استعفیٰ دے دیا تھا، لیکن پھر میں نے وہ استعفیٰ لیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ الیکشن لڑے تھے۔ میں اپنے خوابوں کی طرف اس لیے چل پڑا کیونکہ تم یہ چاہتی تھی، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی ٹراما کا شکار ہو کے اس سب کو نہیں کھوؤں گا جس کے لیے میں نے برسوں محنت کی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کہاں ہو، مگر ان 6 سالوں میں نے تمہارا بہت انتظار کیا تھا۔ مجھے یقین تھا کسی ایک دن دروازہ کھلے گا اور تم سامنے ہوگی، یا فون بجے گا اور میں اسے اٹھاؤں گا اور آگے سے تم بولو گی۔ میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ تالیہ واپس نہیں آئے گی۔ ان 6 سالوں میں مجھے تمہاری ایک بات یاد آتی رہی، تالیہ مراد کی بات یاد تالیہ سے بڑی ہوتی گئی۔ تمہاری کئی باتیں ازبر ہو گئی مجھے، تمہیں پڑھنے کا فن آ گیا مجھے۔ اب میں جا رہی ہوں، اب ان باتوں کا فائدہ؟ ہاں تم جا رہی ہو، اب کیا فائدہ؟ اس نے گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پہ ملال تھا، صرف ملال۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ تالیہ مجھے تم سے ایسی محبت ہے جو کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے 2 دنیاؤں کا سفر ایک ساتھ کیا ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں مختلف انسان ہیں یا ہماری زندگیوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو تم نہ مجھے جانتی ہو اور نہ خود کو۔ تالیہ کی آنکھ سے ایک آنسو گرا اور گال پہ لڑکا، لیکن اس تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ نہیں پگھلے گی۔ فاتح جو بھی کہے وہ خود کو مضبوط رکھے گی۔ میں نے خود کو چنا ہے، میں اپنے لیے سفر کرنا چاہتی ہوں۔ میں شاید کئی سال تک واپس نہ ہوں، آپ مان لیں کہ آپ میرا انتظار نہیں کر سکیں گے۔ وہ مسکرایا، پھر کھڑا ہو گیا۔ تمہارے خیال میں 6 سال میں نے اور کیا کیا ہے؟ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ فاتح کو امید تھی کہ وہ اسے روک لے گی، وہ کہے گی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد
तालिया फातेह को छोड़ के नहीं जा सकती। वो छोटे छोटे कदम उठाता दरवाजे तक आया, डोर नॉब पे हाथ रखा, लेकिन तालिया ने इसे नहीं पुकारा। वो अपनी जगह बैठी लब दांतों से काटती रही। वो अपना चुनाव कर चुकी थी। मोहन फातेह दरवाजे से बाहर निकल गया। इसका दिल बोझल था। कॉफ़ी शॉप के काउंटर के साथ ऊंचे स्टूल्स पे इस सुबह मुख्तलिफ लोग बैठे अपने अपने कॉफ़ी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। आज सुबह से बारिश हो रही थी। ऐसे में शॉप के अंदर पहली रोस्ट हुए कॉफ़ी बीन्स की महक ने माहौल को बहुत अच्छा बना रखा था। बारिस्ता एक के बाद एक कॉफ़ी काउंटर पे रखती आवाज़ें लगा रही थी। हर कप पे कॉफ़ी लेने वाले का नाम लिखा था। अंचे साहिर, मिस्टर साहिर। मसरूफ से अंदाज में इसने आवाज़ लगाई। तो काउंटर की तरफ पुश्त किए खड़ा शख्स इस जानिब घूमा। इसने सियाह कोट के ऊपर सियाह हेड पहन रखा था। मुस्कुरा के इसने टिशू से कप थामा और इसे लिए शॉप के कोने में बनी एक मेज़ तक आया। अपनी कॉफ़ी रख के काउच पे बैठे इसने आम से अंदाज में कहा, मैं काफ़ी देर से तुम्हें अपना पीछा करते देख रहा हूँ पुत्री तालिया, तुम सामने आ सकती हो। जुल्कफली ने मुस्कुरा के चेहरे ऊपर किया। इसकी चमकती आंखें मुतलाशी अंदाज में इर्द गिर्द घूमी और फिर वो इसे नजर आ गई। एक सतून के पीछे से निकलती तालिया। इसने गुलाबी फूलदार फ्रॉक के ऊपर सुरमई हेड पहन रखा था। इसके हेड में लगा फूल और साथ जड़ी मोतियों की लड़ी भी सुरमई थी। बाल जूड़े में बंधे और आंखों में गुस्सा था, तनफ्फुर था। मैं तुमसे आज एक आखिरी बात करने आई हूँ। वो जारहाना अंदाज में सामने वाले काउच पर बैठी और मेज पे अपने दोनों हाथ रखे। मैं सुन रहा हूँ, मगर इतने गुस्से में क्यों हूँ? जुल्कफली ने मुस्कुरा के चीनी का पैकेट उठाया और कॉफी में छिड़का। फिर स्टिक से इसे लाया। फिर ढक्कन बंद करके नजर उठाई तो वो इसी तरह से घूर रही थी। वैसे तुम अभी तक गई नहीं, तुम्हारी आज फ्लाइट है ना? इसने एक घूट भरते महसूस अंदाज में तालिया को देखा। तुमने मुझे जहर क्यों दिया? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया था? दोनों में कोई फर्क है क्या? पहले तुमने मेरे बाप को अपने जादू में धकेला, फिर मुझे। तुम्हारे पास सारे सवालात के जवाब थे, लेकिन तुम जुल्कफली, तुम हम सबको अपनी उंगलियों पे कठपुतलियों की तरह नचाते देखते रहे। वो चबा चबा के कह रही थी। इसके अंदाज में गुस्से के साथ बेबसी थी। तुम ये समझते हो कि तुम्हारे पास बहुत ताकत है, तुम हमें नाकाम होते देखते रहोगे। तुमने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ सहा। ओह, तो यहाँ विक्टिम तुम हो? इसने अबर उठाई। जुल्कफली सुनो मेरी बात। वो आगे हुई मुट्ठी मेज पे जोर से रखी। तुम्हारी और मेरी लड़ाई आपस में थी। तुम फातेह को दरमियान में क्यों लाए? क्या तुम अब तक ये नहीं समझ सकी हो कि तुम और फातेह अलग नहीं हो? उसने अफसोस से कहते हुए घूंट भरा। इसकी चमकती आंखें महसूस लग रही थी। तालिया लब बीचे जब से उसे देखती रही। तुमने फातेह से उनकी कुर्सी छीनी सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए, और मैं कामयाब हो गया। और तुमने वो गलत खत लिखा मुझे गिल्ट में मुब्तला करने के लिए। जानते हो मेरे दिल पे क्या गुजरी थी? और मैं दोबारा से कामयाब हो गया। और तुमने मुझे जहर देना चाहा, लेकिन मीशा ने फातेह के साथ डील कर ली। तुम्हारी एक और स्टूडेंट ने तुम्हें धोखा दे दिया। मैं फिर भी नाकाम नहीं हुआ। तुम्हें तुम्हारा सबक मिल चुका है और उसको इसका सबक मैं दे दूंगा। वो घूंट भरते हुए जताने वाले अंदाज में बोला, तुम अब यहाँ क्या लेने आई हो? तुम्हें ये बताने कि मैं इस जंग को ख़त्म कर रही हूँ। इंटरेस्टिंग, लेकिन क्यों? क्या तुम मेरा मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखती? या तुम्हारा ख्याल है कि तुम इस मुल्क से चली जाओगी तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ सकूंगा? मैं दुनिया के हर मुल्क, हर जजीरे तक तुम्हारा पीछा करूंगा। देखो जुल्कफली, इसने बेबसी से भरी सांस ली और ज़रा धीमे अंदाज में कहने लगी, तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते, लेकिन मेरे कुछ अपने अभी यहाँ मौजूद हैं और मुझे हर्ट करने के लिए तुम उनको नुकसान पहुँचाओगे। मुझे मालूम है। मैं तुम्हें कहने आई हूँ कि तुम ऐसा मत करो। मेरी तुम्हारी जो भी लड़ाई है इसे यहीं ख़त्म करो। क्या तुम मुझसे माफ़ी मांग लोगे? अपने उस्ताद को धोखा देने की माफ़ी? माफ़ी? तंजिया मुस्कुराई और पीछे हुई। सर पे रखा है चीचा किया। मैं तुम्हें एक नसीहत करने आई हूँ। मैं सुन रहा हूँ। इसने कप रखा और बज़ाहिर पूरी तवज्जो से सुनने लगा। जानते हो इंसान को सबसे ज़्यादा इसका कौन सा उज़ू मुश्किल में डालता है? इसकी ज़बान। ज़बान सारे झूठ करती है, ज़बान सारी तकलीफ दे बात कहती है, ज़बान इंसान को बनाती है, ज़बान से तबाह करती है, मगर ये बगैर हड्डी के नरम सा टुकड़ा एक काम और भी करता है। क्या? जादू। वो मुस्कुराई। इसकी आंखें चमकी। अभी दुनिया में वो जादू नहीं बना जो आंखों या हाथों के इशारे से हो सके। सारे जादू ज़बान से होते हैं। सारे मंत्र इस ज़बान को हिला के पढ़ने होते हैं। वो आगे को झुकी और उसकी चमकती आंखों में देखा। और मैं तुमसे तुम्हारी ज़बान छीनने आई हूँ। अच्छा, वो कैसे? वो मुस्कुरा के बोला, बारिस्ता को 1000 रिंगट देकर। जुल्कफली की रंगत बदली। इसने चौंक के अपने कप को देखा। फिर इसके अबरू इकट्ठे हुए। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने एक दफ़ा पहले भी मुझे जहर देने का नाटक। इसके अल्फाज अटकने लगे। इसने बेख्तियार गर्दन पे हाथ रखा। आंखें बेयकीनी से फैली। क्या हुआ? दम घुटता हुआ महसूस हो रहा है ना? हमदर्दी से धीरे से बोली, बल्कि ज़बान मफलूज होती जा रही है ना? और तुम कैसे बोलोगे? और बोलोगे नहीं तो जादू कैसे करोगे? और जादुई जहर कैसे बनाओगे? वो खांसा। इसकी आवाज़ घुटी घुटी सी निकली। इसने हाथ से ताली की तरफ इशारा किया और ज़बान हिलानी चाहिए और मुस्कुरा के उसे देखी गई। वो ज़बान के बगैर सारे जादू अधूरे थे। सिर्फ तुम नहीं हो जिसे कदीम ज़माने की दवाइयाँ बनानी आती हैं। ये दवा तो बहुत आसान थी, सिर्फ तुम्हारी ज़बान से चिमट गई और उसे मफलूज कर दिया।
अब अगर तुम जादू नहीं कर सके तो साहिर कैसे कहलाओगे, वम्पूरो कैसे रहोगे? इसका चेहरा सफेद पड़ा था। इसने तेजी से पानी का गिलास खटाखट पी लिया, फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन जबान हिलने से इनकारी थी। वो बेबस से मुट्ठियां मेज पे मारने लगा। और इस दवा का कोई तरियाक भी नहीं है, जबान के जहर का तरियाक वैसे भी कोई नहीं होता साहिर। तलखी से मुस्कुराई और उठी। तुमने ठीक कहा था, मैं सफेद घोड़े वाली शहजादी नहीं हूँ। अगर होती तो तुमसे सुलह कर लेती। मैं सियाह घोड़े वाली शहजादी भी नहीं हूँ, वरना तुम्हें जान से मार देती। मेरा रंग कुछ और है उन दोनों के दरमियान का। इसने सुरमई हेड सर पे सख्ती से जमाया और मेज के पीछे से निकली। वो अब सर झुका के खांस रहा था। अब तुम कभी जादू नहीं कर सकोगे, ना लोगों की जिंदगी से खेल सकोगे। और जब तुम जादू नहीं कर सकोगे तो तुम्हारे साथ वक्त के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, वह पूरा खत्म हो जाएगा। वक्त के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। तुम अपने जादू के बगैर बिल्कुल बेकार हो जुल्कफली। अपनी जिंदगी के बाकी अय्याम तुम छोटी मोटी चोरियां करके गुजार सकते हो। गुड लक। इसने सुरमई हेड तिरछा किया, यहाँ तक कि इसका आधा चेहरा छुप गया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जुल्कफली उसको नहीं सुन रहा था। वो मुसलसल खांसता हुआ कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। लोग परेशानी से इर्द गिर्द इकट्ठे होते। इसका सियाह हेड फर्श पे जा गिरा था। इकट्ठे होते मजमे के पैर इस हेड को कुचल रहे थे। कपड़े के चिथड़े अलग हो रहे थे। मैं एडम बिन मोहम्मद हूँ। मुराद राजा कहते थे कि मैं चेतलिया के आम इंसानों के खुशगवार अंजाम की उम्मीद हूँ। अगर जानते हो मैं इससे पहले क्या था? केएल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस वक्त भांत भांत की कौमों की आमाज का बना हुआ था। मुख्तलिफ बोली बोलने वाले, मुख्तलिफ रंग वाले, मुख्तलिफ लिबास वाले लोग अपने अपने सामान उठाए आगे पीछे जा रहे थे। किसी को मंजिल मिल चुकी थी, किसी को अब मंजिल के लिए रवाना होना था। कोई थका हुआ था, कोई सफर के लिए ताज़ेदम था। मैं इतना आम सा इंसान था कि जब भी अमीर और मशहूर लोग दिखता उदास हो जाता, एहसास कमतरी में चला जाता। वो लोग इतने चमकदार चेहरों वाले, इतने दौलतमंद और मुतासिर कौन होते थे कि मुझे अपना आप पहले से ज्यादा आम लगता। दोनों कंधों पे बैकपैक पहने एयरपोर्ट के बाहर रोड पे खड़ी थी। इसने पाँव को छूती सफेद मैक्सी पहन रखी थी और बालों की ऊंची पूनी बना रखी थी। हवा से चंद लटे बार बार चेहरे पे आती, जिन्हें वो हटाती थी। मायने में अपने आप को नहीं देख पाता था। ना मुझे अपनी अपनी रंगत अच्छी लगती थी, ना शख्सियत। मेरे अंदर कुछ भी नहीं था जो किसी को मुतासिर कर सकता। वो अकेली आई थी। दातन और एडम को दुरुस्त वक्त नहीं मालूम था, लेकिन फातेह जानता था क्या वो आएगा। और फिर मैं मिला एक लड़की से और एक आदमी से, और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मैं इन चमकदार लोगों जैसा नहीं बन सकता, लेकिन ये लोग भी मुझ जैसे नहीं बन सकते। सफेद जॉगर से कदम उठाती अंदर आ रही थी। वहाँ रोशनियों की एक नई दुनिया थी। बैग्स उठाए लोग आ जा रहे थे, एक दूसरे से बेनियाज, सिर्फ अपनी मंजिल को फोकस में रख के। क्या फातेह उसको अलविदा कहने आएगा? क्या वो उसको रोकने आएगा? मैंने जाना कि ये सारे अमीर और खूबसूरत लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं इन जैसा नहीं हूँ। मुझे इन जैसा बनना भी नहीं है। मुझे अपनी नजरों में मौत पर बनना है। वो आगे बढ़ते हुए सोच रही थी। उधर एडम अपनी बात किए जा रहा था। अगर वो आया तो वो क्या रुक जाएगी? इस लड़की ने मुझे ये सिखाया कि मुझे अपने बेहतरीन विजन बनना है। फिर मुझे किसी के चेहरे की चमक मुतासर नहीं करेगी। एयरपोर्ट में कदम कदम चलती तालिया को पता नहीं क्यों यकीन था कि वो आएगा। जैसे फिल्मों में होता है, वो आएगा और इससे कहेगा कि वो रुक जाए। इस दफा वो इसको ना नहीं कर पाएगी और अपना टिकट फाड़ देगी। फिर वो रुक जाएगी। यूं मैंने खुद से सच्चा बनना सीख लिया। मैंने अपने असल टैलेंट को पहचान लिया। मैं अपनी नज़रों में खूबसूरत बनता गया तो दुनिया वालों की नज़रें भी मुझसे मुतासिर होने लगी। वो अपना पासपोर्ट लिए कतार में खड़ी थी। गर्दन मोड़े वो मतलाशी निगाहों से पीछे देख रही थी। क्या मालूम वो वहीं कहीं हो और उसे तलाश कर रहा हो। यहाँ तक कि मेरी शख्सियत इन चमकदार लोगों से ज़्यादा मुतासिर कौन हो गई, जिससे कभी एहसास कमतरी में मुब्तला करते देखा था। लेकिन फिर मुझे एक चमकदार चेहरे वाली लड़की से मोहब्बत हो गई। नहीं होनी चाहिए थी। क्या वो वाकई इसके रोकने पे रुक जाएगी? मगर वो तो दुनिया का सफर करने जा रही थी। वो तो मुल्कों मुल्कों फिरने जा रही थी। वो तो अपनी तलाश के सफर पे रवाना हो रही थी। फिर वो क्यों रुकेगी? क्योंकि इस मोहब्बत ने मुझे समझाया कि हर इंसान का एक दायरा होता है। सब अपने दायरे में तैर रहे हैं। कुछ लोगों का दायरा हमसे कभी मिल नहीं पाता। वो सर झटक के आगे बढ़ गई। काउंटर के पीछे बैठी औरत अब उसको बोर्डिंग पास दे रही थी। ताली ने पास पकड़ा और आगे बढ़ गई। मैंने जान लिया कि मेरा और इसका दायरा मुख्तलिफ है। हमारा दायरा एक दूसरे में जम नहीं हो सकता। मुझे अपने दायरे में चलना है और उसे अपने दायरे में। वो एक लम्हे के लिए रुकी और मुड़ के देखा। दाएं से बाएं एयरपोर्ट के से बेनिका दौड़ाई। हर चोरी को देखा। वो वहां नहीं था, वो नहीं आया था। मैंने ये भी जान लिया कि इसका दायरा किसी और से मिलता है। वो दोनों चमकदार चेहरों वाले लोग हैं। मेरे जैसे लोग इन जैसे कभी नहीं बन सकते और वो मुझ जैसे नहीं हो सकते। फिर मैं अपना दायरा छोड़ के क्यों भटक जाऊं? इसने गहरी सांस ली और आगे बोर्डिंग लाउंज की तरफ बढ़ गई। अब वो चाहता भी था तो इसके पीछे वहां नहीं आ सकता था। लाउंज के अंदर आके इसने सोफे पे अपना बैग पैक धरा और खुद साथ बैठ गई।
نظریں گھڑی کی طرف اٹھ گئی۔ بورڈنگ شروع ہونے میں 50 منٹ رہتے تھے اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کسی دوسرے کے دائرے میں نہیں جانا، بلکہ دو محبت کرنے والوں کو ان کے دائرے میں رہنے دینا ہے۔ تالیہ نے اپنا سیل فون دیکھا، کوئی کال نہیں، کوئی میسج نہیں، کوئی ای میل نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا وہ فاتح کے روکنے پہ رک جائے گی؟ کیا اسے رک جانا چاہیے؟ اپنی محبت سے موو آن کرنے کا فیصلہ دل کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان دنیا میں یوں چل پھر رہا ہوتا ہے جیسے اندر سے مر چکا ہو، کسی بھٹکتی روح کی طرح۔ ہاں وہ رک جائے گی، کسی نے اندر سے کہا۔ تو پھر اس سفر کا کیا؟ وہ سفر جو اس کے لیے ضروری تھا۔ اس نظر ہاتھوں میں گرا دیا، ذہن الجھتا رہا۔ اس فیصلے کا ختم ہونا، اس فیصلے کا غم ختم ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ غم ختم ہو جائے گا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب وہ فاتح کو چھوڑ کے جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے اس کا انتظار کیا کرتا تھا۔ وہ قدیم ملاقہ میں ایک پنجرے میں قید تھی۔ ایڈم اور تالیہ نکل آئے، لیکن فاتح نہیں نکل سکا۔ اسے دولت امان کے آفیسرز گرفتار کر کے لے گئے تھے اور اس کے انتظار میں وان فاتح روز وہاں آتا تھا، اس کے لیے خط لکھتا تھا۔ مراد نے فاتح کو سلاخ دے ماری تھی۔ وہ غصے میں فاتح اور ایڈم کو چھوڑ کے مراد کے پیچھے لپکی تھی اور وہ 6 برس تک اس کا انتظار کرتا رہا تھا۔ مجھے جس سے محبت ہوئی وہ کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے، ہم دعائیں کریں یا جادو، وہ ہمیں نہیں ملیں گے۔ ان لوگوں کے ملنے کی خواہش کو ترک کرنا دل مار دیتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے آتا تھا یا اس کا انتظار کرتا تھا، پھر آج کیوں نہیں آیا؟ اور میں ایڈم بن محمد اپنا دل اس امید پہ مار رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی میرا یہ زخم بھر جائے گا، تبھی تو میرا خدا میرے دل کو پھر سے تندرست کر دے گا۔ بورڈنگ میں اب 25 منٹ رہتے تھے۔ علی نے فون کر فاتح کے گھر کا نمبر ملایا۔ ہیلو؟ کسی ملازم نے اٹھایا۔ کیا وان فاتح گھر پہ ہیں؟ جی وہ اسٹڈی میں۔ آپ کون؟ اس نے بنا کچھ کہے فون رکھ دیا۔ لیکن اب زخمی دل کے ساتھ میں آگے کیسے بڑھوں؟ موو آن کیسے کروں؟ کوئی دوست، کوئی غم کا سار، کوئی ہے میری مدد کے لیے یہاں؟ وہ گھر پہ تھا۔ اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا۔ اس کا گھر پترجائے میں تھا، ایئرپورٹ سے قریباً گھنٹے بھر کی مسافت پہ۔ وہ اگر آتا بھی تو 25 منٹ میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ وان فاتح اس کو روکنے نہیں آئے گا، اس کو روکنے کوئی نہیں آئے گا۔ کچھ فیز ہوتے ہیں جن میں ہمیں اپنے بچاتے ہیں، کسی تاریک گلی میں گرے پڑتے مرتے ہوئے انسان کو بچا لیتے ہیں، لیکن ہر فیز میں ہمیں نہیں بچایا جاتا۔ تالیہ نے بورڈنگ پاس اونچا کر کے دیکھا۔ اسے کپ میں دیوار پہ لگی گھڑی نظر آ رہی تھی، کوئی اس کو روکتے نہیں آنے والا تھا۔ کچھ فیز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا۔ موو آن کرنے کا فیز بھی ایسے ہی ہے۔ وہ اٹھی، بیک پیک کندھوں پہ ڈالا اور اس دروازے کی سمت بڑھی جس سے وہ آئی تھی۔ یہ سفر انسان کو تنہا کرنا پڑتا ہے، اس میں اپنے بھلائی کے فیصلے بھی اسے تنہا کرنے پڑتے ہیں۔ وہ واپس باہر نکلی کہ وہ سیدھی ایک کچرے کے کین تک آئی۔ بورڈنگ پاس کے 2 ٹکڑے کیے اسے کین میں اچھال دیا۔ اس فیز میں کوئی اس کی مدد نہیں کرتا، کوئی اس کو اس کی مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں انسان تنہا ہوتا ہے۔ اب وہ تیز قدموں سے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اور ہم سب کو اپنے مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر۔ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی شیشے سے باہر بھاگتی عمارتوں کو دیکھ رہی تھی۔ انسان ساری دنیا کا سفر جس خوشی کی تلاش میں کرتا ہے، وہ اس کے اپنے شہر اور اپنے گھر میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی محبت کھو بھی دیں تب بھی ایک شے ہمارے پاس رہتی ہے، وقت۔ وہ فاتح کے گھر میں داخل ہوئے، سیدھی اسٹڈی کی طرف بڑھی۔ کسی کو اللہ نے شکل زیادہ اچھی دی ہے اور کسی کو دولت۔ شہر میں اللہ کی تقسیم مختلف ہے، لیکن وقت ہر ایک کو برابر کا ملتا ہے، غلام کو بھی، بادشاہ کو بھی۔ سب سے بڑا کنگال وہ ہوتا ہے جو وقت ضائع کر دے۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹڈی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ صرف ایک چیز محبت کے زخم پہ مرہم رکھتی ہے، تندرست نہیں کرتی لیکن مرہم ضرور رکھتی ہے، اور وہ ہے خود کو کسی نئے خواب کی جستجو میں چھوڑ دینا۔ ایڈم بن محمد نے بھی ایک نیا خواب بن لیا ہے۔ ان فاتح نے دروازہ کھولا۔ وہ کسی اور کے گمان میں کچھ کہنے لگا تھا، اسے دیکھ کے وہ رک گیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ دونوں کے درمیان بس ایک کھلا دروازہ تھا اور اس کو پار کرنا وقت کے دروازوں کو پار کرنے سے زیادہ مشکل فیصلہ ثابت ہوا۔ یہ فیصلہ تالیہ مراد کو تنہا ہی کرنا تھا۔ آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالے۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ اور میں نے کہا تھا کہ کیا تم کوشش نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے مسکرا کے دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ میں کرنا چاہتی ہوں۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور چوکھٹ پار کی۔ میں پوری دنیا کا سفر نہیں کرنا چاہتی فاتح۔ اگر ہم اندر سے ناخوش ہوں تو نہ بڑے گھر ہمیں خوش کر سکتے ہیں، نہ ہی دنیا بھر کے خوبصورت نظارے۔ تنہا سفر بہت مشکل ہے اور میں یہ نہیں کر سکتی۔ ہم مختلف ہیں تو کیا ہوا،
हम एक दूसरे को नहीं समझते तो क्या हुआ, हम एक जैसे होते तो जिंदगी बोरिंग होती। हम एक कोशिश कर सकते हैं साथ रहने की, अपना घर खुद बनाने की। वो स्टडी के बस में खड़े हुए कह रही थी, इसका सफ़ेद बैकपैक अभी तक कंधे पे था, इसकी सियाह आंखों में नमी थी। फातिह टेबल के किनारे पे बैठा और मुस्कुरा के सामने खड़ी लड़की को देखा। तुम मुझे समझती हो या नहीं? मैं तालिया को अच्छे तरीके से समझता हूँ। ना मैं सफ़ेद हूँ ना तुम सियाह हो। हर शख्स का अपना रंग होता है और इंसान अपने असल रंग से नहीं भाग सकता। मुझे मालूम था तुम वापस आ जाओगे, मैं तुम्हारे इंतजार में था। एक दिन बाद या एक साल बाद तुम जरूर आओगी। इसीलिए आप मेरे पीछे एयरपोर्ट तक नहीं आए? इसने गिला किया। नहीं, क्योंकि फ्लाइट मिस करने का फैसला तुम्हें और सिर्फ तुम्हें करना था और मुझे उम्मीद थी तुम ये जरूर करोगी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें जानता हूँ। उसके सामने खड़े हुए मुस्कुरा के कह रहे थे। इसका अंदाज पुरसुकून था, नर्म और अपनायत लिए। मुझे क्या मालूम कि आपको यकीन था या नहीं। इसने ब्रू उठाया। फातिह ने इससे नजरें हटाए बगैर मेज से एक फाइल उठा के इसके सामने की। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ जिसका मकसद बेगुनाह कैदियों को कानून के शिकंजे से निकालना है, लेकिन मुझे कैसे मालूम हो कि कौन सा कैदी बेगुनाह है और कौन झूठ बोल रहा है? इसके लिए मुझे एक इन्वेस्टिगेटर चाहिए और मैंने अपने लिए किसी इन्वेस्टिगेटर का नाम लिखा है, तुम देख सकती हो। तालिया ने खुशगवार हैरत से फाइल खोली। वहाँ इन्वेस्टिगेटर के खाने में एक लफ्ज़ जगमगा रहा था, हालिम। और तालिया बिनते मुराद खुले दिल से मुस्कुरा दी। वो एक दफ़ा फिर एक ख्वाब बुन रहा था और वो इस ख्वाब में इसका साथ देने के लिए हमेशा की तरह तैयार थी। 2 माह बाद, बहार 2023। वो एक रोशन दिन था। न धूप तेज थी न छाया, बहुत ठंडी थी। बाहर की खुशगवार हवा सारे में चल रही थी। कोलालमपुर के डाउनटाउन में ट्रैफिक रफी से चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत फुटपाथ बने थे जिन पे लोग दोनों तरफ में चलते हुए जा रहे थे। ऐसे में सूफी एक गत्ते की ट्रे में कॉफी के 4 बड़े कप फंसाए तेज तेज चल रही थी। तेज चलने से इसकी बालियां झूल रही थी और माथे पे खफासी सलवटें दिखाई देती थी। स्ट्रीट के वेस्ट में इसने एक शीशे का दरवाजा खोला। दरवाजे के ऊपर एक प्लेट लगी थी जिस पे तहरीर था, एडम बिन मोहम्मद, कैंपेन ऑफिस। सूफी अंदर दाखिल हुई तो वहाँ बाहर से ज्यादा शोर सुनाई दिया। वो एक शॉप थी जो हाल ही में किराए पे ली गई थी। फर्श और दीवारें खाली थी। नया फर्नीचर एक कोने में रखा था। चंद वर्कर्स भागते दौड़ते काम काज करते दिखाई दे रहे थे। कोई इंटरनेट की वायर्स लगा रहा था, कोई कंप्यूटर सेट कर रहा था, कोई हिदायत दे रहा था। एक बड़ी शॉप के 3 हिस्से करके मैं दरमियान में दरवाजे लगाए जा रहे थे। एक ऑफिस नुमा कमरे में सच शुक्र की मेज रखी थी। इसके पीछे एडम बिन मोहम्मद बैठा था। वो लैपटॉप खोले साथ खड़े लड़के को स्क्रीन पे कुछ दिखाता हिदायत दे रहा था। सूफी इसकी तरफ आई, कॉफी की ट्रे मेज पे रखी। आपकी कॉफी बॉस। इसका कप निकाल के सामने रखा। थैंक यू सूफी। हमने मुस्कुरा के कप उठाया तो सूफी ने दोनों आंखें फैला के ताज्जुब से उसे देखा। जब आपने कहा था कि आप वान फतेह की छोड़ी नशिस्त पे इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे यकीन नहीं आया था कि आप सियासत में आ सकते हैं, लेकिन वाओ, आप तो मुझसे खुश इखलाकी से बात करने लगे। आपका मुस्तकबिल रोशन है बॉस। एडम ने जवाबन कुछ तीखा नहीं कहा, बल्कि मुस्कुरा के कॉफी का घूंट भरा, फिर मेज के पीछे से निकला और आगे बढ़ गया। सूफी ने दूसरी कप उठाए खड़े नौजवान को थमा दिया और ट्रे लिए एडम के पीछे आई। नहीं, बैनर को जरा दाएं जानिब करो। वो कॉफी कप पकड़े गर्दन उठाए सामने वाली दीवार पे बैनर आविजा करते वर्कर्स को कह रहा था। वो सीढ़ी पे चढ़ के छत के करीब बैनर को चिपका कर रहे थे। बैनर अभी इकट्ठा था सो मालूम नहीं होता था कि इसमें क्या लिखा गया है। सूफी ट्रे में दोनों कप लिए खड़ी वहीं इन नौजवानों को बैनर आवेजा करते देखने लगी। फिर फुटकारी, कह दो सूफी, यही कहना चाहती हो कि मैं इलेक्शन हार जाऊंगा? आपके पोल्स अच्छे जा रहे हैं, ऑप्टिक्स भी आपके हक में हैं। लेकिन इसने सोचने वाले अंदाज में कहा, आपको यकीन है कि आप एक मेंबर पार्लियामेंट बनना चाहते हैं? एडम ने चेहरा उसकी तरफ मोड़ा तो लबों पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक आई। पता है सूफी, मैं कितनी किताबें लिख लूँ, मैं कितने शोज कर दूँ, मैं कितना बोल लूँ, मैं मुल्क में असली तब्दीली नहीं ला सकता जब तक मैं पावर में ना हूँ। अगर मैं मेंबर पार्लियामेंट बन गया तो मेरे पास इख्तियार होगा, मैं पॉलिसीज़ बना सकूँगा, मैं कुछ प्रैक्टिकल कर सकूँगा और आपकी राइटिंग साथ साथ चलती रहेगी। जैसे बहुत से सियासतदान किताबें लिखते हैं, मैं भी लिखता रहूँगा। वो मुस्कुरा के वापस दीवार को देखने लगा। थोड़ा सा दाएं जानिब ऊंची आवाज़ में हिदायत दी, आप ये क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मैं वान फतेह की जगह होता तो वो गलतियाँ ना करता जो उन्होंने की। इनके कुछ फैसले गलत थे, सिर्फ इनकी तनकीद करना मसले का हल नहीं है। मैं इनकी जगह लेके दुरुस्त फैसले करना चाहता हूँ। घूट भर के कप नीचे की ओर मुस्कुरा के बोला, मुझे सूफी एक नया ख्वाब मिल चुका है, एक नई कॉफ़ी लाने वाली लड़की भी रख ले। अब मेरे काम भी बढ़ चुके हैं। मोमो बना के पीछे से पुकार के बोली। एडम इसे नजरअंदाज किए हॉल नुमा शॉप के दूसरे कोने की जानिब बढ़ गया। वहाँ एक मेज पे 2 वर्कर्स खड़े कंप्यूटर सेट कर रहे थे। दातन इनके सर पे खड़ी हिदायत दे रही थी। एडम की तरफ इसकी पूछती, थैंक यू दातन। इसने मुस्कुरा के इसे मुखातिब किया तो वो घूमी, ऐनक के ऊपर से उसे देखकर कंधे उचकाए। अब तुम गलती करने का सोच ही चुके हो तो जाहिर है मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा। गहरी सांस लेकर बोली, हाँ ना,
आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? वो मुस्कुरा के एतराफ़ में देख रहा था, इतने दिन से इस ऑफिस पे काम जारी था और बिलाखिर इसकी शक्ल निकलती आ रही थी। तुम्हारे मुखालिफ उम्मीदवार पे मैंने अपोजिशन रिसर्च की है, तुम्हारे काम आएगी। दातन ने मायने खेज अंदाज में एक फोल्डर इसके सामने रखा। वो इसे देख के सोच के बोला, आपको क्या लगता है मैं ये इलेक्शन जीत जाऊंगा? मुझे लगता है तुम जीत भी जाओ। तब भी सियासत में आना तुम्हारी गलती है। हर इंसान को अपनी गलती खुद करने देनी चाहिए। अच्छा, अगर मैं इतना गलत हूँ तो आप मेरे साथ क्यों दे रही? क्योंकि ये लड़के इलेक्शन इस दुनिया का महज़ब तरीन कौन है और मैं इस कौन गेम का हिस्सा ज़रूर बनना चाहूँगी। दातन मुस्कुरा के बोली, अगर तुम मेंबर पार्लियामेंट बनने में कोशिश करके खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मेंबर पार्लियामेंट? एडम ने कॉफ़ी का घुट भरा और उसे बाहर आने का इशारा किया। दोनों साथ साथ चलते हॉल के वस्त में नौजवान अब सब्ज बैनर चस्पा कर चुके थे। एक ने डोरी खोली और नीचे गिरा दी। किसी आबशर की तरह बैनर नीचे गिरा और सारी दीवार पे छा गया। मैं मेंबर पार्लियामेंट नहीं, एक दिन अपने मुल्क का वजीर आजम बनूंगा। लियाना साबरी। वजीर आजम? लियाना ने ताज्जुब से उससे कहा, हाँ, क्योंकि अगर मेरा ख्वाब मुझे डराएगा नहीं तो ये बड़ा ख्वाब नहीं होगा। वो चेहरा मोड़ के दीवार को देखने लगा। वहाँ नीले रंग के इंतखाबी निशान के साथ एडम का सूट में मलबूस फुल साइज पोर्ट्रेट नजर आ रहा था। सारे वर्कर्स और स्टाफर्स अपने अपने काम रोक के इस खूबसूरत और बार पोस्टर को देख रहे थे। गर्दनें उठाए, आंखों में चमक लिए, मुंह से वाव कहते, तौसीफी अंदाज में सर धुनते। एक नए ख्वाब का सफर शुरू हो चुका था। वो एक तवील सड़क थी। शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ई ये जगह एक नन्ही सी पहाड़ी की मानी थी। यहाँ बेहंगम ट्रैफिक का शोर था, न धुआं। दूर दूर तक सब सड़क था और दरमियान में बनी ये सड़क के दोनों तरफ में चेरी ब्लॉसम के दरख्तों की कतार थी। दरख्त इतने घने थे कि धूप का रास्ता रोके हुए थे। सड़क पे छाया सी थी। दरख्तों के ऊपर ताज़ा ताज़ा फूल खिले नजर आ रहे थे। गुलाबी और सफ़ेद फूल इतने नरम गोया कॉटन कैंडी हो या बादल के टुकड़े। अभी पतझड़ का मौसम इन पे नहीं आया था। वो जवान थे, अपनी खूबसूरती के जोबन पे थे, नरम थे, लेकिन अभी कमजोर नहीं पड़ते। इन पे मुश्किल वक्त कभी न कभी आना था, लेकिन अभी वो उदास नहीं थे। वो सब इससे महफूज थे। पूरे कद से बाहर की रानाइयां लिए खड़े थे। सड़क के इख्तिताम पे एक घर था, 2 मंजिला लकड़ी का घर जिसकी मखरूती छत भी लकड़ी की बनी थी। इसकी बालकनी के खुले दरवाजे से लगता था कि वो किसी का घर है। अलबत्ता निचली मंजिल के हॉल कमरे में लगी मेज कुर्सियों से मालूम होता था कि यहाँ कोई कहवा खाना था। दरवाजे पे लगी लकड़ी की तख्ती पे अंग्रेजी में जया लिखा था। अंदर आओ तो वो कोई सयाहों के लिए खुसूसी तौर पे बनाई कॉफी शॉप थी। इसको कदीम जमाने के आर्किटेक्चर पे रास्ता किया गया था। ऑयल पेस्टल से बनी कदीम इलाके की यादगार पेंटिंग्स, बर्तन भी पुरानी तर्ज के थे। अलबत्ता दीवार पे लगा मेन्यू नए जमाने का था। गो के वेटर्स पुराने जमाने के सफ़ेद बाजू के रंग में मलबूस थे, लेकिन कॉफ़ी के रोस्ट हुए बीन्स की महक बताती थी कि वो एक थीम्ड कॉफ़ी शॉप थी। शॉप के मालिक बाला एक मंजिल पे रहते थे। बाहर से अंदाजा होता था कि इनकी रिहाइश का छोटी और सादा सी है। शहर से दूर, खूबसूरत मगर सादा सी तरह से जिंदगी। और सामने चेरी ब्लॉसम के दरख्तों की कतार। दरख्तों की इस 2 रोया कतार के साथ एक जगह सड़क किनारे एक बेंच रखा था। इस बेंच पे फाते बैठा था, सियाह ड्रेस शर्ट पहने, आस्तीन पीछे को मोड़े। वो टांग पर टांग जमाए एक फाइल की वर्करदानी कर रहा था। दफातन इसने सर उठा के देखा तो सामने कॉफी शॉप से तालियां चली आ रही थी। इसके बाल खुले कंधों से नीचे गिर रहे थे। इसने सादा बाजू गिरिंग पहन रखी थी। ठंडी हवा चल रही थी जिससे बाल उड़ रहे थे। इसके हाथ में कॉफी के 2 मग थे। फाते ने उसे देखा और मुस्कुराया। वो भी मुस्कुरा दी, फिर करीब आई और एक मग उसे थमाया। थैंक यू। इसने मुस्कुरा के मग थामा। वो अपना मग लिए साथ बैठी और गर्दन उठा के दरख्तों को देखा। साकू राहा नामी, बिलाखिर इन दरख्तों ने फूल उठा लिए हैं। हाँ, और देखो ये कितने खूबसूरत हो गए हैं। जब हमने ये घर लिया था तब ये वीरान और खाली थे, लेकिन वक्त इंसान को फल दे देता है। वो दोनों साथ साथ बेंच पे बैठे दरख्तों पे आई बाहर दिख रहे थे। वक्त वो मुस्कुराई, फिर जैसे कुछ याद आया, आपकी सिकंदर से बात हुई? वो कॉल कर लेगा। वो मुतमईन था। जब तालिया इनकी फैमिली का हिस्सा बनी तो सिकंदर और जूलियाना ने इनके साथ रहने से इनकार कर दिया था। जूलियाना ने कहा कि वो बोर्डिंग शिफ्ट होना चाहती है और जिंदगी में पहली दफ़ा एक नॉर्मल हाई स्कूल में दाखिला लेना चाहती है। सिकंदर अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था। जूलियाना बाप को फ़ोन करती थी और एक दफ़ा मिलने भी आई थी, लेकिन सिकंदर ने राब्ता मुनक़ता कर रखा। और अगर इसकी नाराज़गी ख़त्म ना हुई, तालिया ने अफसोस से पूछा, तालिया, अगर मुझे लगता कि वो अपनी नाराज़गी ख़त्म नहीं करेगा तो मैं इसे हॉस्टल ना जाने देता। वो मेरा बेटा है, मैं इसे जानता हूँ, चंद माह में ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुरा दी। जो शख्स इसके साथ बैठा था वो ऐसा ही था, हर हालत में पुरुमीद, हर शख्स के अंदर की अच्छाई पे यकीन रखे वाला। बातें मैं खुश हूँ इस बात के मैंने दुरुस्त फैसला किया। हवा चेरी ब्लॉसम की शाखों के दरमियान से सरसराती हुई गुजर रही थी। वो दोनों एक गुलाबी लिबादा ओढ़े दरख्त तले बैठे थे। तालिया बोल रही थी और मुस्कुराते हुए इसे सुन रहा था। वो
ہوا سے اس کے بال پیچھے کھول رہے تھے. اگر اس روز میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی تو میں بہت اکیلی رہ جاتی. میں دنیا میں کھو جاتی اور میری دنیا میرے اندر کھو جاتی. میں یہ نہیں کہتی کہ اب میں نے خود کو دریافت کر لیا، لیکن میں کوشش کر رہی ہوں. پھر اس نے فاتح کے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا. ان لوگوں کے کام آنا، ان کے لیے عدالتوں میں لڑنا، یہ بہت تھیراپیوٹک ہے فاتح. مجھے یہ سکون دنیا کی کسی وادی، کسی ساحل پہ نہ ملتا. اگر میں آپ کو چھوڑ جاتی تو میں بہت اکیلی رہ جاتی. وہ یہ اعتراف آج کل اکثر کیا کرتی تھی. بالآخر وہ خوش تھی اور اپنی خوشی اسے تعجب میں مبتلا کر دیتی تھی. اور میں بھی اس بات پہ خوش ہوں کہ تم نہیں گئی. مجھے یقین تھا کہ تم نہیں جاؤ گی. جب میرے ہاتھ سے کرسی نکلی تو بہت سے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، صرف تم نہیں گئی. لیکن تالیہ، اگر تم چلی جاتی تو میرے پاس کچھ بھی نہ بچتا. میں نہیں جانتا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے. اسرا کہا کرتی تھی کہ وان فاتح کو صرف وان فاتح سے محبت ہے، یا شاید آریانہ سے. وہ یاد کر کے سگوار سا مسکرائے. لیکن جو میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ محبت سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے میں بھی خوش ہوں کہ تم نہیں گئی. ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا تو تالی نے پل بھر کو آنکھیں موند لی. پھر گردن اٹھا کے اوپر دیکھا. صرف گلابی پھولوں کی چھاتا تنی تھی. میں کبھی کبھی اس بات پہ حیران ہو جاتی ہوں کہ میں بالآخر خوش کیسے ہوں. میں کبھی زندگی میں ایک لمبا عرصہ، اتنا لمبا عرصہ خوش نہیں رہی. کیا اب تمہیں وہ سفید ہرن نظر آتا ہے؟ بہت کم. وہ اوپر نظر آتے پھول اور ان کے جھروکوں سے دکھائی دیتے آسمان کو دیکھ رہی تھی. لیکن میں خوش ہوں کہ اب مجھے وہ خواب بھی نہیں دکھائی دیتے. مجھے زندگی انپریڈکٹیبل اچھی لگ رہی ہے. کسی ایک خواہش کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کے بجائے سکون سے لوگوں کے کام آنا اور سادگی سے رہنا، مستقبل کی فکر اور ماضی کے ملال سے خود کو آزاد کر کے رہنا اچھا لگ رہا ہے. لیکن فاتح، اس نے گردن نیچے کی اس کی طرف دیکھا تو اس کے آنکھوں میں ڈر سا تھا. کیا یہ سب ایسا ہمیشہ رہے گا؟ ہم ہمیشہ ایسے خوش رہیں گے؟ اس نے گہری سانس لی. کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور فائل بند کی. نہیں تالیہ، ایک سا نہیں رہتا. یہ سارے چیری بلاسم بھی ایک دن گر جائیں گے. اگلے بہار میں یہ درخت پھر سے پھول اٹھا لے گی. درخت کبھی پھول دیتا ہے، کبھی پھل، اور کبھی اس پہ پتجھڑ کا وقت بھی آ جاتا ہے. شاید کچھ عرصے بعد ہم دونوں نے ایک بورنگ روٹیننگ کپل بن جائیں. لیکن یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ جیسا بھی وقت آئے وہ اپنی ذات سے دوسرے انسانوں کی بھلائی کا کام کرتا رہے. اور ان کاموں کے لیے اگر ہم ابھی شہر کے لیے نہ نکلے تو ہمیں دیر ہو جائے گی. وہ دونوں ایک ساتھ اٹھے. تالی نے خالی مگ کچرے کے کین میں ڈالے. پیچھے مڑ کے کافی شاپ کے دروازے پہ کھڑے ہیڈ ویٹر کو ہاتھ ہلایا. اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کے سلام کیا. پھر وہ فاتح کے ساتھ آگے بڑھ گئی. چیری بلاسم کے درختوں کے سائے میں وہ دونوں چلتے چلتے. آپ ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی. میں تو ہمیشہ بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت تھی، اس لیے میں اس روز ایئرپورٹ سے واپس آئی. کیا ہر بار بار بتانا ضروری ہے کیا؟ وہ گہری سانس لے کر بولا. وہ دونوں اب بینچ سے دور ہوتے جا رہے تھے. یہاں سے ان کی پشت دکھائی دے رہی تھی. کچھ باتیں آپ ایک دفعہ بھی نہیں بتاتے. مثلاً آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ چابی کے بدلے آپ نے یون صوفو کو کیا دیا تھا. وہ مسکراہٹ دبا کے بولی. یہ بات اس کا فاتح کو تنگ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کی حیثیت اختیار کر چکا تھا. تالیہ ریلیکس. اس نے گہری سانس لی. میں نے اسے کچھ نہیں دیا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے دل کی اچھائی کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہمارے لیے چابی بنائی؟ ناممکن. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے کچھ نہیں دیا سوائے بھاگ جانے کے محفوظ راستے کی. اس نے بغاوت میں اپنی جان بچا لی. کیا یہی کافی نہیں ہے؟ وہ دونوں اب دور سے بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے. ان کی آوازیں مدھم ہو چکی تھیں. ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور بینچ کا قریب ایک گلابی چیری بلاسم کا پھول ٹوٹ کے ان گرا. 563 برس قبل قدیم ملاقہ کے سلطنت محل کے اس منظر میں واپس چلتے ہیں جب وان فاتح ملکہ یون صوفو کے سامنے کھڑا تھا. اس نے ایک رکا ملکہ کی طرف بڑھا. ملکہ نے کاغذ کی تہیں کھول کے اسے پڑھا. پھر چونک کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا. پھر اس نے تمام کنیز اور غلاموں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا. جب وہ تنہا رہ گئے تو ملکہ نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا. سیاہ کپڑوں میں ملبوس فاتح مسکرایا اور اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا. بغاوت. میرے آقا کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے. کیا تم بھی اس کا حصہ ہو؟ وہ تندرستی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی. جواب میں فاتح وہ سب کہتا گیا جو وہ کہنے آیا تھا. آپ یہ بات پہلے ہی جانتی ہیں کہ میں اور تاشا وقت کے مسافر ہیں. ہمیں اپنی دنیا میں واپس جانا ہے. صرف آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں. میں آپ کو راجا کا سامان لا کے دے سکتا ہوں. آپ نے ہمیں چابی بنا کے دینی ہوگی اور بدلے میں میں آپ کو بغاوت کی خبر دے رہا ہوں. آپ یہاں سے فرار ہو کے اپنی جان بچا لیجیے گا. وان فاتح وہ مسکرائی. تم نے اپنے پتے جلد دکھا دیے. بہت جلد.
मैं चाबी बनाने से इनकार भी कर सकती हूँ, और बगावत के बारे में तुम पहले ही बता चुके हो, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। इसने रुक्का मेज पे डाल दिया। और तुम्हें क्यों लगा था कि मैं तुम्हें चाबी बना दूंगी? मैं आपको बदले में इस इत्तला से ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता मलका। आप चाहें तो मुझे चाबी बना के ना दें, लेकिन हम इस चाबी को बना के आप खुद क्या कुछ दे सकती हैं, ये सोचा है आपने? मलका ने थूक निकला। इसके तासुरात कतरे वाले, तुम्हारी पेशकश क्या है? मैंने कहा ना, आपको कुछ नहीं दे सकता मैं, लेकिन आप खुद को एक तोहफा दे सकती हैं। इस दुनिया में आपके लिए कुछ नहीं रखा। हमारी किताबों में लिखा है कि आप चंद साल बाद ताउन से हलाक हो जाएंगी, लेकिन तब तक आप कई साल गुमनामी में रहेंगी आप। ये सुनना था उसने, बस किसी को नहीं मालूम कि वो सच था या झूठ। मुस्तकबिल का हाल किसी को नहीं मालूम होता मलका। आप अपना मुस्तकबिल खुद बना सकती हैं। यौन से वो खड़ी हो गई। इसकी रंगत गुलाबी पड़ चुकी थी। क्या तुम मुझे अपनी दुनिया में ले जा सकते हो? मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप मेरे लिए चाबी बना सकती हैं तो अपने लिए चाबी आपको खुद बनानी होगी। इसने शाने उचका दी। और मेरी मदद के बगैर आप एक चाबी भी नहीं बना सकती। वो चंद लम्हे वहीं खड़ी रही। इसके चेहरे पे एक रंग आ रहा था और एक जा रहा था। आंखों में अजीब सा सहर छाने लगा था। तुम्हारी दुनिया कैसी है वॉन फतेह? आपकी दुनिया जैसी नहीं है। कुछ तो है इस दुनिया में जो तुम दोनों मलाकत की हुक्मरानी को ठोकर मार के वापस इसमें जानना चाहते हो। कुछ तो जादू ही है तुम्हारी दुनिया में। वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराई। चलो आज से हम अपनी दुश्मनी ख़त्म करते हैं। मैं तुम्हारे लिए चाबी बना दूंगी और तुम मुझे यहाँ से जाने का महफूज रास्ता दे दोगे। फातिह ने इस बात में सर को चुंबिश दी। वो मंजर वक्त की धूल में तहलील हो गया। वापस 2023 के बाहर के मौसम में आते हैं। मलाका शहर के इस कदीम चर्च के अंदर एक एतराफ़ी कमरा बना था। वो चर्च अब खाली था और वीरान था। अंदर कोई जी नफ्स न था। ऐसे में इस एतराफ़ी कमरे के फर्श से कटर पटर की आवाज़ सुनाई देने लगी। चर्च के हॉल में फिरते चूहे तेज़ी से कोनों खुदरों में जा दुबके। फर्श में बना ढक्कन हटा के एक हाथ ऊपर आया, फिर पूरा वजूद आया। ऊपर आके इसने ढक्कन बंद किया। चौके में मलबूस इस वजूद ने लिबास से गर्द झाड़ी। फिर एतराफ़ी कमरे का जालीदार दरवाज़ा खोला। फिर इसने चौके की टोपी पीछे गिराई और गर्दन उठा के इस कदीम चर्च को देखा। यौन सोफा का चेहरा खिड़की से आती मध्यम रोशनी से भी दमक रहा था। वो आज भी वैसा ही था, दूध की तरह मुलायम और नाजुक। इसके चौके के अंदर एक पोटली बंदी थी जिसमें सोने चांदी और कीमती हीरो से मज़य्यन ज़ेवरात थे। गर्दन में एक जंजीर थी जिससे एक सुनहरी चाबी लटक रही थी। यौन से वो कदम कदम चलती इर्द गिर्द ताज्जुब से देखती। चट से बाहर निकली। दरवाज़ा बंद करते हुए इसने झुक के पानी चाबी पे फूंक मारी। एक पंख साइज से निकला और हवा में सुसरवी से उड़ने लगा। वो इस पंख का ताक़ुब करने के लिए पलटी तो चटक के रह गई। इसके सामने एक लंबी सड़क थी। सड़क के गिर्द दूर तक दुकानें थीं, रेस्तोरां थे। वहाँ तेज़ आवाज़ें थीं, जन से गुजरती गाड़ियाँ थीं। वो बेयकीनी से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती गाड़ियों को देख रही थी। वो इतनी तेज़ी से चलती थी गोया किसी के ऊपर से गुजर जाएगी। इसकी मुतहय्यर नज़रें फुटपाथ पे चलते लोगों पे पड़ी। उन्होंने बहुत से रंग पहन रखे थे, ऐसे रंग जो यौन सोफों ने कभी देखे भी ना थे। वो चमकते हुए हंसते मुस्कुराते लोग थे। इनकी हाथों में चमकती चीज़ें थीं, इनके जूते तक चमक रहे थे। वो पंख के ताक़ुब में आगे बढ़ी, लेकिन इसकी मुतहय्यर नज़रें अभी तक इतराफ़ का जायज़ा ले रही थी। सड़क किनारे जगह जगह कार्ड धकेलते लोग खड़े थे। इनके कार्ड रंग बिरंगी चीज़ों से भरे थे। गुलाबी रुई जैसी कपास से बनी चीज़ें, हर रंग की मशरूब की बोतलें। आसमान से ज़ोरदार चिंगाड़ सुनाई दी तो इसने घबरा के सर उठाया। इसके ऐन सर के ऊपर से एक उड़न खटोला तेज़ी से गुजरा था। यौन सोफो ने धीरे से चेहरा नीचे किया। सामने खड़ा एक शख्स अपने हाथ में पकड़े रिमोट की मदद से एक ड्रोन कैमरे को फिजा में उड़ा रहा था। इसका कैमरा किसी उड़ने वाली मकड़ी की तरह दरख्तों के ऊपर हवा में तैर रहा था। यौन सोफो की लब बिलाखिर मुस्कुराहट में डाली। ये दुनिया बहुत खूबसूरत थी। ये दुनिया जादुई दुनिया थी। शाह चीन की बेटी को इसके ख्वाबों की तिलस्माती सरजमीन मिल गई थी, लेकिन इससे पहले इसे मंपूरों के रहबर को ढूंढना था। वो पंख के पीछे चुपचाप चलती गई। वो इसे घास और पार्क के अंदर से गुजारता आगे ले जा रहा था। इसके जादू ने इसे बताया था कि साबका बम्पूरो रहनुमा अपना जादू और जहनी तवाज़ुन दोनों खो चुका था और बम्पूरो रहबर की जगह कभी खाली नहीं रहती। वो जगह अब भर चुकी थी और जिसने इस जगह को भरा था यौन सोफो का चेहरा अपने प्याले में देख चुकी थी। इसे वो चेहरा पसंद आया था। इसे वो पंख इसी के घर ले जा रहा था। करीबन 10 मिनट तक चलते रहने के बाद बिलाखिर चाय चीन की बेटी एक कॉलोनी के सिरे पे आ रुकी। इस कॉलोनी में घरों की एक कतार थी। वो पंख तीसरे नंबर के घर के गेट के पास ज़मीन पे गिर गया था।
यौनसुफी ने मुस्कुराती नजरें उठाईं। अब इसे इस घर का दरवाज़ा खटखटाना था और शिकारबाज रहबर से मुलाकात करनी थी। रहबर को मालूम था कि वो आ रही है और रहबर को इसका इंतज़ार था। इसने चौकी की टोपी पीछे फेंकी और पूरे एतमाद से आगे बढ़ गई। फिर लकड़ी के गेट में हाथ डाल के इसे खोला और अंदर चली गई। अब वो मरकजी दरवाजे की तरफ जा रही थी और छोटे बागीचे में लगे फूल उसको दिलचस्पी से देख रहे थे। सब्ज घास पे उगे गहरे और हल्के नीले फूल, जामनी और पीले फूल, सुर्ख और नारंगी फूल। आज हालिम नॉवेल मुकम्मल हो गया। इसको पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आया और उम्मीद करती हूँ कि आपको सुन के भी आया होगा। इसीलिए आप सब लोगों से एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं फिर और ज़्यादा से ज़्यादा नॉवेल्स पढ़ती रहूँ। बहुत शुक्रिया। मिलेंगे किसी और नॉवेल के ज़रिए से।